हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है? ओ ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, अब ये बताओ कहां तक पढ़ लिया था? देखो, चलो फटाफट। आ, ये पूरा पढ़ लिया था ना? चलिए, अच्छा, मैंने ये फ्लो चार्ट पढ़ने को मना कर दिया था, डायरेक्शन ऑफ पेनिस। वेरी गुड। और ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल कुछ पढ़ा दिया था क्या? कुछ नहीं पढ़ाया था? आज ही पढ़ेंगे। चलो, अब बातचीत कतई नहीं। पीछे वालों इधर देख लो, आपस में बातचीत मत किया करो। हाँ, ग्रीन कलर का बच्चा फोटोसिंथेसिस करता हुआ। हाँ, कोई ना, इधर देखो, इधर इधर इधर। ये तुम्हारी जनसंख्या हर दिन जेनेटिक ड्रिफ्ट क्यों शो करती है? ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है, कभी माइग्रेशन कर जाते हो, कभी माइग्रेशन हो जाता है? अच्छा, मोर वेरिएशन मोर इवोल्यूशन। वेरी गुड, समझ गया मैं। अब जल्दी से बताओ, एक सिंगल कंपार्टमेंट में कितनी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती है? एक से तीन। अब यू मानो, इधर देखो, ये एक सिंगल कंपार्टमेंट है, बात नहीं बात नहीं, ये एक सिंगल कंपार्टमेंट है और मैंने क्या किया, ये तीन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। मैंने इसका ऐसे करके ट्रांसफर सेक्शन ले लिया। क्या ले लिया? क्योंकि अपने को कंटेंट से मतलब है, ठीक है। तो अपन किसी भी एक सेमिनिफरस ट्यूबुल में एंटर कर जाते हैं कि सेमिनिफरस ट्यूबुल में स्पर्म बनते कैसे हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, कब बनते हैं, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, कौन कंट्रोल करता है। और कंट्रोल वाला पार्ट आएगा तो कंट्रोल में आएंगे फिर आपके हार्मोन, और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो फीमेल में भी आता है, मेल वाला कुछ पार्ट बिल्कुल आता है। बात करें, क्योंकि जीन RH, LH और FSH और इनिबिन, ये चार हार्मोन तो मेल फीमेल दोनों में सेम है। क्या? अरे बोलो। जो चेंज है केवल टेस्टोस्टेरोन का और उधर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का है, बाकी आपके बेसिक हार्मोन सेम है। अरे बोलो भाई, तो काम आएगा, शांति से सुनना। इधर देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कैसे होता है, क्या होता है, समझना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सुनो, इधर 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 देखो। फॉर एन एग्जांपल, ये मैंने एक सिंगल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक ट्रांसफर सेक्शन यहां पर लिया। इसी के पास में एक ये दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये कोई तीसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आप कहेंगे सर एक बड़ी और दो छोटी, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, सारी बराबर होती है। लेकिन मैं इसी में सारा समझा दूंगा, इंटरस्टिशियल पार्ट समझाने के लिए मैंने बनाया। अरे बोलो, तो एक ही में काम चला लेंगे, बाकी तो बस ऐसे ही रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल का हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया है, तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल का टिश्यू भी अपने आप में बड़ा हार्ड और टफ होता है, और ये होता है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ। और इसकी लेयर को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। ट्यूनिका प्रोपिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका प्रोपिया है, ठीक है। अब ये व्हाइट फाइब्रस यानी एक मजबूतेस्ट टिश्यू का बना होता है, ताकि ये पिचक ना जाए, दब ना जाए। अरे भाई, समझ में आ रहा है? क्योंकि वैसे तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा, बात करें फाइन, बहुत ज्यादा छोटी सी स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी ये व्हाइट फाइब्रस से कवर्ड होती है, ताकि इसके अंदर जो छोटी छोटी सी सेल्स बनेगी, वो आपकी बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल बनेगी, स्पर्म, और वो गलती से कंप्रेस ना हो जाए, इसलिए व्हाइट फाइब्रस का होता है। अरे बोलो। और ये व्हाइट फाइब्रस के अच्छे वाले घर में रखा हुआ है, जिसमें से बात करें कंपार्टमेंट होते हैं, फिर वो बात करें वेंट्र वाला, डोर्सल वाला, फिर ओरल टेस्टिस। अरे बोलो। अब मेल में भी जब पैदा होता है, देखो, तो उसकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो टिश्यू होता है,
जो टिश्यू होता है वो ज्यादातर टिश्यू तो ये क्यूबोइडल सेल होती है। कौन सी सेल होती है? लेकिन इन्हीं क्यूबोइडल के बीच बीच में कुछ कॉल्यूमनार सेल्स भी होती है। इन्हीं क्यूबोइडल के बीच बीच में कुछ कॉल्यूमनार सेल्स भी होती है। ये देखो इस तरह से, ये तो ज्यादातर जो सेल्स है वो तो होती है क्यूबोइडल, कैसी होती है, और कुछ एक होती है कॉल्यूमनार। अब कॉल्यूमनार के कई सारे नाम है, देखो इसी को हम लोग बोलेंगे सर्टोली सेल। क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे सपोर्टिंग सेल। क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे नर्स सेल। क्या बोलेंगे? नर्स सेल बोलेंगे। इसी को बोलेंगे सस्टेंटाकुलर। क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे सब टेंटाकुलर। क्या बोलेंगे? हाँ जी, सब टेंटाकुलर, सस्टेंटाकुलर, नर्स सेल, सपोर्टिंग सेल, सटोली सेल। अरे बोलो। और सबके अपने अपने लॉजिक हैं, एक ही सेल के अलग अलग नाम है तो अब इसी बात है कोई ना कोई लॉजिक होगा। अरे बोलो। चलिए दूसरा, ये एक सेमिनिफरस ट्यूबुल, ये दूसरी और तीसरी, ये एक कंपार्टमेंट के अंदर है। अब क्या होता है देखो कि जो बीच में इंटरस्टिशियल पार्ट होता है ये वाला, यहां भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है। तो चूंकि ये इंटरस्टिशियल पार्ट में प्रेजेंट है तो साइंटिस्ट ने नाम दे दिया इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या नाम दे दिया? या इन्हीं को बोला लेडिंग सेल। क्या बोला? लेडिंग साइंटिस्ट का नाम है। किसका नाम है? साइंटिस्ट का नाम है। और इंटरस्टिशियल जो है वो इसलिए बोला क्योंकि इन बिटवीन टू बात करें जो है टू से या थ्री सेमिनिफरस ट्यूबुल, आई मीन इंटरस्टिशियल पार्ट में प्रेजेंट है। अरे बोलो। तो एक पोजीशन की वजह से और दूसरा साइंटिस्ट की वजह से। समझ में आया? ठीक है। अब हमारी एनसीईआरटी एक चीज और बोलती है कि सम इम्यूनो कंपोनेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल पार्ट, बोलती है ना? अरे बोलो। तो वो जो इम्यूनो कंपोनेंट सेल है, अब एक बात बताओ, आपने पूरी इम्यूनिटी ही पढ़ डाली। जब आपने पूरी इम्यूनिटी ही पढ़ डाली तो इम्यूनो कंपोनेंट सेल कौन होती है बताओ जल्दी से? डब्ल्यूबीसी। कौन होती है? और कौन होगा? न्यूरॉन तो होते नहीं है, मसल होती नहीं है, एपिथेलियम होता नहीं है, डब्ल्यूबीसी होती है। बोलो। तो आप कहेंगे सर डब्ल्यूबीसी तो ब्लड में होती है। तो एनसीईआरटी क्या बोलना चाहती है? मैं बताऊं एनसीईआरटी क्या बोलना चाहती है? अरे भाइयों तुम अभी भी इधर उधर क्या ही बातें कर रहे हो, तुमको कुछ भी नहीं आता। समझो अभी थोड़ी देर बाद फील आएगा। मुझे पता है ये वाला बेसिक आपको आता है, अभी आगे रुको, अभी हार्मोन वाला पार्ट आने दो, अब मजे आएंगे बात कर। ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर ये वाली जितनी भी सेल्स है ये सब डिप्लॉयड है। कैसी है? फिर अभी सेकंड स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी, सेकंडरी, स्पर्मेटिड, सब बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, वो सब होते हैं हैप्लॉइड। क्या होते हैं? सेकंडरी के बाद सब हैप्लॉइड होते हैं। और याद रखना यदि इम्यून सिस्टम यानी ब्लड उनके कांटेक्ट में आ गया तो उन सेल्स को मार के खा जाएगा, या एंटीबॉडी बना देगा, या बात करें जो है कुछ भी कर लेगा, नेचुरल किलर उनको मार देगी। अरे बोलो। तो एनसीईआरटी ये बोलना चाहती है कि देखो ये जो बात करें इंटरस्टिशियल पार्ट है, यहां पर कुछ इम्यूनो कंपोनेंट सेल्स होगी, यहां पर कुछ इम्यूनो कंपोनेंट सेल्स होगी। इट मींस ये इम्यूनो कंपोनेंट सेल केवल इंटरस्टिशियल पार्ट में होगी, विद इन इट सेमिनिफरस ट्यूब्यूल नहीं होगी। मतलब इम्यूनो कंपोनेंट सेल आपके इंटरस्टिशियल पार्ट में, इसका मतलब यहाँ ब्लड है और ब्लड केवल यही होगा, ब्लड अंदर नहीं जाएगा क्योंकि ब्लड अंदर गया तो स्पर्म को खा जाएगा। और बोलो। तो एनसीईआरटी इनडायरेक्ट वे में यही बोलना चाहती है कि इम्यूनो कंपोनेंट सेल यहाँ है, इसका मतलब यहां तक ब्लड है, ब्लड अंदर नहीं जाएगा। समझ में आया? तो एनसीईआरटी इनको बोलती है इम्यूनो कंपोनेंट सेल्स, या यही होती है भाइयों इम्यूनोलॉजिकल सेल। कौन सी सेल? सिंपल सी डब्ल्यूबीसी होती है। क्या होती है? तो एनसीईआरटी ये बोलना चाहती है कि देखो यहाँ ब्लड है लेकिन ब्लड विद इन ए सेमिनिफरस ट्यूब्यूल नहीं होगा, क्योंकि अंदर बहुत सारी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स है और गलती से एंटर कर गया तो सारी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को मार के खा जाएगा। बोलो बोलो बोलो। अरे हाँ ना तो बोलो, जोर से बोला करो। हाँ ऐसे मतलब, हाँ बिल्कुल। इधर देखो। अब ये भी समझ में आ गया। एक मेल में भी जब पैदा होता है तो सुनना बाय बर्थ उसमें सब कुछ होगा, ऑब्वियसली बात है, डब्ल्यूजी तो होनी होनी है। ये सेल भी होगी लेकिन एक्टिव नहीं होगी, ये सारी सेल भी होगी ये भी एक्टिव नहीं होगी। लेकिन अब सुनो कौन कब कब एक्टिव होता है। ठीक है, कुछ पार्ट इवन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी एक्टिव हो जाता है। समझना क्या होता है। ये जो सर्टोली सेल होती है ये याद करो, ये तो तभी एक्टिव हो गई थी जब मेल मेल बनने लगा था, क्योंकि इसने अपनी लाइफ का सबसे पहला हार्मोन बनाया था एएमएच। क्या बनाया था? अब ये सेल कौन कौन सा हार्मोन बनाती है मैं सबके नाम लिख देता हूं। एक होता है एएमएच। क्या होता है? फुल फॉर्म बोलो।
हाँ, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये जो एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है ये केवल और केवल इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही रिलीज होता है, बाद में रिलीज, क्योंकि एक बार मेल बन गया तो मुलेरियन डक्ट तो खत्म होगी, अब दोबारा थोड़ा ग्रो करेगी। ऐसा थोड़ा है कि मेल बन गया, मेल पैदा हो गया, बड़ा हो गया, मुलेरियन डक्ट उसको बार बार बात करे, मेल को ब्लैकमेल करेगी, देख ग्रो करूँ क्या, तो मुलेरियन बोला नहीं 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 रे बाबा, मैं एंटी मुलेरियन बनाऊंगा। ऐसा नहीं होता। वंस मेल मेल बन गया, थ्रू आउट द लाइफ मेल ही रहेगा, और मुलेरियन डक्ट का रिग्रेशन हो गया तो रिग्रेशन हो गया तो हो गया, वो फर्दर कभी ग्रो नहीं करेगा। चलो मैं लिखे देता हूं ना कि ये जो एंटी मुलेरियन हार्मोन रिलीज होता है ओनली ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, बाकी टाइम रिलीज नहीं होगा। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, बाकी टाइम रिलीज नहीं होगा। चले आगे चलते हैं। बाकी हार्मोन क्या क्या रिलीज करता है आपका सर्टोली सेल, एएमएच के अलावा ये रिलीज करेगा एबीपी। क्या रिलीज करेगा? एबीपी की फुल फॉर्म होती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम होता है? और इसके अलावा एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है इनिबिन। क्या नाम है? इनहिबिन। और चौथा बात करें, एक और हार्मोन रिलीज कर, एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है एरोमेटेज। क्या नाम है? एरोमेटेज एंजाइम है। अच्छा सुनना, ये ओनली ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ रिलीज होगा, बाद में रिलीज नहीं होगा। यानी मेल को मेल बनाती है सर्टोली सेल, क्योंकि ये नहीं होती तो पता नहीं क्या ही बन जाता। अरे बोलो। दूसरा, एबीपी और इनिबिन की हेल्प से, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ये हमारा स्पर्म काउंट कंट्रोल करती है, मेल का स्पर्म काउंट कंट्रोल करती है। और तीसरा एरोमेटेज एंजाइम होता है, यानी तीनों तो हार्मोन है, ये एंजाइम है, मैं क्या करता है मैं लिख देता हूं, ये करेगा कन्वर्ट लिटिल कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन एस्ट्रोजन। आप कहेंगे सर अच्छे खासे मेल को काहे फीमेल बनाने पे तुले हुए हो, ये क्यों बनवा रहे हो मेल में एस्ट्रोजन? तो मैं बताऊं क्या होता है। देखो अभी हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे आगे। अपन जब सर्कुलेटरी पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको जब हार्ट अटैक वगैरह पढ़ाऊंगा तो हार्ट अटैक की रीजन बताऊंगा। तो हार्ट अटैक के जो मेजर रीजन होते हैं वो ये होता है, एक तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर यानी हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होना यानी ब्लॉकेज बनना, और फीमेल में ये दोनों ही कम होते हैं। और ये डेडली कॉम्बिनेशन भी होता है कि किसी में ब्लॉकेज भी बना हुआ है साथ में हाई बीपी भी है, तो हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ जाएगा। अरे बोलो। एक्चुअली क्या होता है कि फीमेल को एक नेचुरल एडवांटेज है ओवर द मेल, क्योंकि प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक फीमेल में चलता है मेस्ट्रो साइकिल। क्या चलता है? तो मेस्ट्रो साइकिल में फीमेल में बनता है एस्ट्रोजन। क्या बनता है? सबसे पहले एस्ट्रोजन लिपिड मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, यानी लिपिड को जमने नहीं देता। एस्ट्रोजन लिपिड मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, उसको जमने नहीं देता, तो पहली बात तो बात करें इसमें ब्लॉकेज बनने के चांसेस बहुत कम हो गए। और दूसरा, उसी मेस्ट्रोसाइकिल की वजह से फीमेल में बात करें ब्लीडिंग होती है, 40 टू 80 ml ब्लड का लॉस होता है। जब 40 टू 80 ml ब्लड का लॉस हर महीने होगा तो फीमेल में बात करें ब्लड की कमी रहेगी, तो उसमें हाई बीपी कहां से होगा? अरे ब्लड ही नहीं है तो हाई बीपी कहां से होगा? बल्कि महिलाओं को तो अक्सर लो बीपी की प्रॉब्लम होती है। अरे बोलो। तो जो डेडली कॉम्बिनेशन था वो फीमेल में नहीं होता, न तो उसमें ब्लॉकेज है, नहीं बात करें हाई बीपी है, और मेल में ऐसा कुछ नहीं है जो उसको बात करें इस डेडली कॉम्बिनेशन से बचाए। अरे बोलो। तो याद रखना, मेल में बात करें हार्ट अटैक एज कंपेयर टू फीमेल ज्यादा आते हैं। तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन मेल को हार्ट अटैक से बचाने के लिए सर्टोली सेल ने एक एंजाइम बनाया जिसका नाम है एरोमेटेज। ये जो एरोमेटेज एंजाइम होता है, याद रखना, ये मेल में लिटिल कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगा, ताकि मेल में भी बात करें लिपिड मेटाबॉलिज्म फास्ट हो सके। क्या हो सके? बस यही चीज का काम होता है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब हम सब मेल में एस्ट्रोजन है? हाँ जी है, बिल्कुल है, थोड़ा सा है लेकिन है। तो सर ठीक है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, लेकिन फिर भी तो मेल को हार्ट अटैक आते हैं। अरे तो कंपेयर कर रहे हैं ना हम तो। अरे फीमेल में तो एस्ट्रोजन ही एस्ट्रोजन है, और मेल में जरा सा है, तो क्या ही कर लेगा। और फिर भी वैसे पिछले कुछ टाइम से, मतलब कुछ टाइम मतलब पिछले 5-50 सालों से हम ह्यूमंस की जो डाइट है वो तो बड़ी ज्यादा गंदी होगी जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। अरे बोलो। खाना ज्यादा मिला तो हमने तो कुछ ज्यादा ही खाना शुरू कर दिया। 1960 में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उसका लोगों को खाना मिल गया, तो लोगों ने खाने की जगह इतना एक्स्ट्रा खाना शुरू कर दिया कि हार्ट अटैक उसी से आने लग गए। अरे बोलो। तो ये तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन बना है, यानी एस्ट्रोजन है, लेकिन आपकी फूड हैबिट भी तो फिर नॉर्मल होनी चाहिए ना। अब वही खराब है तो एस्ट्रोजन क्या ही कर लेगा। अरे जब फीमेल में आ जाता है तो मेल में तो आना ही आना है। अरे बोलो। लेकिन कंपेरेटिवली मेल में कम ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। अब सुनना, इसका मतलब मेल में एस्ट्रोजन है? बिल्कुल है। सर मेल में मेमोरी ग्लैंड भी? हाँ है।
तो सर एस्ट्रोजन फिर मेमोरी ग्लैंड को ब्रेस्ट में डेवलप क्यों नहीं कराता, फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप क्यों नहीं होते यदि मेल में, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड तो मेल में भी है, वी आर मैमल्स, और बीइंग अ मैमल आपका प्राइम कैरेक्टर मेमोरी ग्लैंड है, और एस्ट्रोजन आपके अंदर भी है, तो फिर डेवलपमेंट आपके अंदर भी होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सुनो, सपोज किसी मेल में डेली टेस्टोस्टेरोन बनता है इतना और एस्ट्रोजन बनता है इतना सा, तो इतना सारा टेस्टोस्टेरोन डोमिनेंट होगा, क्या होगा, और इतने से एस्ट्रोजन को काम नहीं करने देगा, डोमिनेंस की बात करें टेस्टोस्टेरोन की होती, समझ में आ गया? तो मेल मेल नॉर्मल मेल रहेगा। लेकिन देखो ये बायोलॉजी है, और पता ही क्या होता है, बायोलॉजी में ना हर चीज पॉसिबल होती है सर, मतलब कभी कभार किसी मेल में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ भी जाता है, हाँ सर्टोली सेल ने ज्यादा बना दिया एंजाइम, तो ज्यादा टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, तो कुछ कुछ मेल में फेमिनाइन कैरेक्टर थोड़े थोड़े से डेवलप हो जाते हैं। कई बार तुमने कुछ ऐसे मेल देखे होंगे ना जिनको देखकर तुमको डाउट होता है कि यार भाई कुछ तो गड़बड़ है ना? हाँ, मतलब उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका मतलब क्या ही समझाओ, मतलब समझ जाओ तुम लोग, वे ऑफ टॉकिंग हो गया, मतलब गर्लिश बिहेवियर शो करते हैं वो, बात करें मतलब बातें करेंगे तो लड़कियों की तरह लग जाएंगे, बात करें बॉडी टाइप जो होता है धीरे धीरे, समझ रहे हो तुम लोग बात करें, और ये सब तुमने कहीं ना कहीं देखे होंगे अरे बोलो। अच्छा मैं कोई एग्जांपल नहीं दूंगा यहाँ पर, बात करें अच्छा नहीं लगता, बड़ी बड़ी बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हैं ऐसी बड़ी बड़ी है ना? हाँ जी बिल्कुल भाई, जौहर साहब इधर देखो, बात करें, ठीक है, अरे ओ पीछे करण अर्जुन इधर देखो, तो ऐसा हो सकता है, आई बात समझ में, मतलब फेमिनाइन कैरेक्टर हल्के फुल्के से डेवलप होने लग जाते हैं। बायोलॉजी देखो, बायोलॉजी में हर चीज पॉसिबल हो जाती है, अरे हमारे तो म्यूटेशन हो जाते हैं तो छोटी मोटी चीज है, बोलो। चलिए, अब उसको तो पढ़ लिया, बस इतना सा काम है। एबीपी इनिबिन को अभी मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, एमएच हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वो सिर्फ इतना सा काम है कि मेल में मुलेरियन डक्ट का रिग्रेशन खत्म करके, मतलब रिग्रेशन करके एक प्रोस्टेटिक रेटिकल बना देता है जिसको कोई फंक्शन नहीं होता। हाँ वो, हाँ हाँ, मतलब उसके साथ ही इंक्लूडिंग। अब सुनो, देखो एक मेल बेबी पैदा हुआ इन सारी सेल्स के साथ, एआईपीएमटी का एक और क्वेश्चन सुनना, टेस्टिस में कितनी सेल एंडोक्राइन नेचर की होती है? दो। कौन होती है? एक तो सर्टोली, देखो कितने सारे हार्मोन बना रही है, और दूसरी लेडिंग, ये एंड्रोजन बनाएगी, क्या बनाएगी? बाकी कोई भी एंडोक्राइन नेचर की नहीं होती। कैसे नहीं होती? एंडोक्राइन नेचर की। एपीएमटी का क्वेश्चन है बहुत पुराना कि सर्ट बात करें टेस्टिस में कितने टाइप की सर्टोली, कितने टाइप की एंडोक्राइन नेचर की सेल होती है? दो होती है भाइयों, सर्टोली और लेडिंग। अच्छा दोनों ही साइंटिस्ट के नाम है, सर्टोली भी साइंटिस्ट थे एक और लेडिंग भी एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब इधर देखो, इधर 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 बातचीत नहीं, एक बात बताओ, लेडिंग सेल मेल में बनाती है भाइयों एंड्रोजन, क्या बनाती है? क्या बनाती है? बोलो, एंड्रोजन होता है कि एंड्रोजन्स होता है? हाँ, एंड्रोजन्स, जन, तो एंड्रोजन बोले तो, एंड्रोजन बोले तो मेल सेक्स हार्मोन, क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन। तो मेल सेक्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो होता है टेस्टोस्टेरोन, क्या होता है? एक तो होता है टेस्टोस्टेरोन, और एक होता है, बात करें, DHEA, फुल फॉर्म बोलो इसकी, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, क्या होता है? डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, क्या होता है? डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, समझ में आ रहा है? चलिए देखो सुनना, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए कि भाई एंड्रोजन क्या होता है, तो आप बोलना कि सर मेल सेक्स हॉर्मोन्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज एंड्रोजन, मेल सेक्स हॉर्मोन्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज एंड्रोजन। एंड्रो का मतलब भी मेल होता है यार, हम लोग तो प्लांट्स में भी पढ़ते हैं, गाइनो मतलब फीमेल होता है, अरे पढ़ते हैं ना, गाइनेशियम, एंडोशियम, अरे बोलो। तो एंड्रो और गाइनो तो अपन पूरी डाइवर्सिटी में यूज करते हैं, नॉट ओनली जूलॉजी, बॉटनी में भी यूज करते हैं हम लोग, अरे करते हैं ना, ठीक है। तो एंड्रोजन मतलब मेल सेक्स हॉर्मोन्स कलेक्टिवली कॉल्ड, बात करें जो है एंड्रोजन। अब एक होता है टेस्टोस्टेरोन, क्या होता है? और एक होता है डिया, क्या होता है? DHEA, डाइहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, क्या होता है? जोर से बोलो, डाइहाइड्रो नहीं, डिहाइड्रो, डाई और डी में अंतर होता है, डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन।
अब देखो, ये DHE वाला जो पार्ट है एक्चुअली ये हमारे सिलेबस में नहीं, ये तुम लोग MBBS में जाके पढ़ना। तो दिया तुमको याद हो जाता है तो बढ़िया बात है, नहीं याद होता तो दिए को आग लगने दो। तुम टेस्टोस्टेरोन याद कर लो। क्या याद कर लो? तो जो जो कैरेक्टर मैं आपको टेस्टोस्टेरोन के बताऊंगा वो सारे एंड्रोजन के मानने हैं। अरे बोलो। ठीक है, अब सुनो। ये जो बात करें इंटरस्टिशियल या लेडिंग सेल है ये, और बात करें सर्टोली सेल, और बात करें ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, अच्छा इनके नाम लिखना तो भूल ही गया मैं। इधर देखो, ये जो सेल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे भाइयों जर्मिनल क्यूबोइडल एपिथीलियम। और जर्मिनल क्यूबोइडल एपिथीलियम ये डिप्लॉयड होगी। कैसी होगी? और इन्हीं को बेसिकली बोला जाता है भाइयों स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोला जाता है? और ये मतलब वही डिप्लॉयड होगी। अच्छा एक बात बताना, मैंने इन सेल को जर्मिनल क्यूबोइडल एपिथेलियम क्यों बोला? क्योंकि ये गेमिट बनाएगी, इनकी शेप क्यूबोइडल होती है और ओरिजिन में एपिथेलियम होती है। अरे हर चीज का आंसर होता है भाई। जर्मिनल क्यों? क्योंकि गेमिट बनाएगी। क्यूबोइडल क्यों? क्योंकि शेप क्यूब लाइक है। और एपिथेलियम क्यों? क्योंकि ओरिजिन में एपिथेलियम है। ये कनेक्टिव नहीं है, मसल नहीं है, नर्वस नहीं है। अरे बोलो। ठीक है। एक मेल में भी देखो जब पैदा होगा तो इन सारी सेल्स के साथ होगा। इधर देखो, लेकिन कौन सी सेल अपना सिक्रेशन कब बनाएगी वो सुनो। देखो मेल आएगा प्यूबर्टी एज पे। कौन सी एज पर आएगा? अब मेल की प्यूबर्टी एज नॉर्मली 15-16 साल में आती है। अरे बोलो। और फीमेल की 12-13 साल में। देखो प्यूबर्टी एज का मतलब होता है कि जिस दिन बात करें जो है बच्चे में GnRH रिलीज हो जाएगा, बस उसी दिन उसमें फिर LH FSH आना शुरू हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो बात को? और गोनाडोट्रोपिन रिलीज होने शुरू हो गए तो फिर LH और FSH आ जाएंगे। और मेल में LH काम करता है लेडिंग सेल पे और FSH काम करता है सर्टोली सेल पे। भाई गोनाड है टेस्टिस, तो टेस्टिस के अंदर ये तो होता है, और क्या होता है? FSH काम करता है सर्टोली पे, LH काम करता है लेडिंग पे, और LH लेडिंग पे काम करता है, इसीलिए उसका एको नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH। अरे बोलो। नहीं समझ में आया? अब मैं हर चीज का लॉजिक बताऊंगा आपको, क्योंकि मैक्सिमम इंपोर्टेंट समझने वाला पार्ट यही है। एक आधे क्लिक से ज्यादा लगेगा वो कोई मैटर नहीं करता, और टेंशन मत, तो बाद में अपन सब कवर कर लेंगे। ठीक है, इधर देखो। ऐसा नहीं कि बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं मैं आपको, नॉमिनल स्पीड चल रही है अपनी। LH जो होता है बात करें उसको हम ICSH भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ में आया? और FSH जो होता है बात करें वो काम करेगा आपकी सर्टोली पे। किस पे काम करेगा? अब सुनते जाना। मेल जब प्यूबर्टी एज पर आएगा तो ठीक है, GnRH आएगा, LH आएगा, FSH आएगा। जैसे LH आएगा ये सर्टोली सेल बनाएगी टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाएगी? अब ये जो टेस्टोस्टेरोन होगा भाइयों ये क्या करेगा? ये ब्लड में भी ट्रेवल करेगा, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम भी है, ब्लड है यहाँ पे, तो ब्लड में भी जाएगा और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी जाएगा। जब ये ब्लड में जाएगा तो सबसे पहले बात करें मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपने कभी ना कभी, ये तो 8th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं आजकल। अरे बोलो। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होंगे? आर्मपिट हेयर आ जाएंगे, प्यूबिक हेयर आ जाएंगे, ये एडम सेपल होगा, आवाज भारी होगी, जो मस्कुलाइन कैरेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मस्कुलाइन कैरेक्टर रहता है, दाढ़ी मूंछ आना वगैरह। तो ये सारे कैरेक्टर जो है वो मेल में डेवलप हो जाएंगे। और टेस्टोस्टेरोन प्यूबर्टी एज के बाद अब मेल की नॉर्मल मेंटल एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है। और टेस्टोस्टेरोन बात करें मेल को थोड़ा सा एग्रेसिव बनाता है। क्या बनाता है? एग्रेसिव। इसलिए तो याद करो, जेकब सिंड्रोम वाला मेल जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव होता है और वो ऑटोमेटिक क्रिमिनल बात करें बैंड का हो जाता है। बोलो। हाँ जी, क्योंकि उसमें एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, तो टेस्टोस्टेरोन जरूरत से ज्यादा बनेगा। इवन जो 2 टेस्टिस वाला मेल है वही कभी कभार क्रिमिनल हो जाता है टेस्टोस्टेरोन का लेवल गड़बड़ाने से। तो सोचो जिसमें एक वाई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, तो वो जेकब सिंड्रोम या क्रिमिनल बेंड सिंड्रोम तो होना ही होना है। अरे बोलो। तो याद रखना, टेस्टोस्टेरोन मेल की नॉर्मल ब्रेन की एक्टिविटी के लिए मस्ट है। कम हुआ नॉर्मल है तो नॉर्मल है, जैसे वी गाइस सिम्स एवरीबॉडी नॉर्मल यहाँ पर। किसी का कम हुआ तो थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाए, लेकिन इसको ज्यादा होगा फुकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुकार, बॉडी हेयर्स बढ़ जाएंगे। और बात करें मैक्रोजेनाइटोसोमिया जैसे करेक्टर आ जाते हैं, जेनाइटल ऑर्गन साइज बड़े हो जाएंगे, और फुकार क्रिमिनल बेंट का हो जाएगा। बात करें माइंड सेट उसका क्रिमिनल हो जाएगा, डर खत्म हो जाता है उसका। अरे बोलो। आ रहा समझ में? चलिए दूसरा, बातचीत नहीं तो टेस्टोस्टेरोन ब्लड में जाएगा तो ठीक है ये काम करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करवाएगा। लेकिन टेस्टोस्टेरोन ठीक है ब्लड में चला गया, चला गया, अच्छी बात है, पर भाइयों टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस भी तो करवाएगा। ये टेस्टोस्टेरोन यहां से रिलीज होकर अंदर आएगा, और अंदर आने के बाद सुनना, सुनना इधर देखो, ये टेस्टोस्टेरोन यहां से रिलीज होगा और रिलीज होकर अंदर आएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आएगा तो याद रखना ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसको केवल और केवल और केवल टेस्टोस्टेरोन ही स्टिमुलेट कर सकता है। कौन स्टिमुलेट कर सकता है? ओनली टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि सुनना, FSH काम करती है सर्टोली पे, LH काम करता है इंटरस्टिशियल पे।
बोलो। और टेस्टोस्टेरोन एलएच की वजह से बनेगा, क्योंकि एलएच ने इंटरस्टिशियल को बोला कि चलो भैया टेस्टोस्टेरोन बनाओ, टेस्टोस्टेरोन अंदर आएगा और ये बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोग्राम शुरू करा देगा, क्योंकि इन सेल को स्टिमुलेट करेगा तो इनमें डिवीजन होगा। अरे जब इनमें डिवीजन होगा तो स्पर्म बनेंगे। बोलो। तो स्पर्म कैसे बनते हैं उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। वैसे तो हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस को आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। थोड़ा सा मतलब पूरा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन ब्रीफ में शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। बाद में इसी चीज को एक दो लेक्चर बाद अपन पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जब अपन अलग से गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उस टाइम अपन इसको दोबारा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं ब्रीफ कर देता हूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे। इधर देखो, मेल एक बार प्यूबर्टी एज अटेंड कर लेगा तो टेस्टोस्टेरोन यहां बनेगा, अंदर आएगा, और अंदर आएगा तो फिर अब टिल नेचुरल डेथ एलएचएफएस से जाएंगे, एलएच आएगा तो टेस्टोस्टेरोन बनेगा, टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो अंदर आएगा, और अंदर आएगा तो स्पर्म तो बनेंगे। यानी एक बार मेल ने प्यूबर्टी एज पर स्पर्म बनाना स्टार्ट किया, टिल नेचुरल डेथ वो स्पर्म बनाएगा। यानी मेल में स्पर्म प्रोडक्शन कभी नहीं रुकता। अरे बोलो। ठीक है। क्या होता है देखो कि ये टेस्टोस्टेरोन अंदर आएगा और बात करें जो है इन सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, तो सबसे पहले ये करेगी डिवीजन। क्या करेगी? डिवीजन ही करना है, और क्या करना है। तो ये डिवीजन हुआ तो सबसे पहले इन स्पर्मेटोगोनिया में सबसे पहले होगा माइटोटिक डिवीजन। क्या होगा? और जो नई सेल बनेगी उनको हम लोग बोलेंगे न्यू स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे? और न्यू स्पर्मेटोगोनिया होती है डिप्लॉइड। कैसी होती है? अरे माइटोटिक हुआ है भाई। अब क्या होता है कि ये माइटोटिक डिवीजन तो हो गया, लेकिन ये सेल खा पी कर थोड़ी बड़ी होगी और इसको बोलेंगे ग्रोथ। क्या बोलेंगे? अब ये थोड़ी ग्रोथ करेगी, खा पी कर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी चेंज हो जाएंगे ना? ग्रोथ में क्रोमोसोम थोड़ी चेंज होगा, साइटोप्लाज्म चेंज होगा। बात करें तो इसको हम लोग अब बोलेंगे, नाम दे देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे? और ये भी नेचर में होगी डिप्लॉइड। कैसे होगी? कैसे होगी? हाँ जी, डिप्लॉइड होगी। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें देखो हमें कराना पड़ेगा, देखो हमें बनाने गेमेट। क्या बनाने हैं? तो गेमेट तो मियोसिस से बनेगा। कैसे बनेगा? अब आपने साइटोलॉजी पढ़ी है तो मियोसिस जो होता है वो दो स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? दो स्टेप में, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। रियल रिडक्शन डिवीजन कौन सा होता है? फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट होता है। बात करें रियल रिडक्शन डिवीजन फर्स्ट होता है, तो सबसे पहले इसमें होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। क्या होगा? मियोटिक डिवीजन। और एक प्राइमरी से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा, और दोनों होगी हैप्लॉइड। कैसे होगी? तो ये देखो इनका नंबर डबल कर देते हैं। ठीक है, ये देखो ये सेल जो डिवीजन करके बनी है, तो ये बन गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन गई है? अरे समझ में तो आ रहा है ना? तो मियोसिस फर्स्ट तो हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए। अब आपको मियोसिस सेकंड कराना पड़ेगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे सेकंड मियोटिक डिवीजन। बोलो, ये दूसरा मियोटिक डिवीजन है कि एक मियोटिक डिवीजन का सेकंड स्टेप है? हाँ, क्योंकि मियोसिस दो स्टेप में होता है। अरे बोलो, दो मियोसिस कभी नहीं होते, एक ही मियोसिस से काम चल जाता है। तो जल्दी बोलो, ये एन है, तो अब जो भी स्ट्रक्चर है दो है, ऑब्वियसली बात है दो से बनेगी चार, दो से चार बनेगी, तो जल्दी बोलो n/2 करना पड़ेगा ना? तो एन ही रहेगा। तो फिर क्या होगा इसमें? इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। मियोसिस सेकंड इज जस्ट लाइक द माइटोटिक डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे लेकिन नंबर ऑफ सेल डबल होगा। और बोलो, तो 2 ये हो जाएगी 4, और इसी को बोलेंगे स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे? ये चार स्पर्मेटिड बन गए और चारों होंगे हैप्लॉइड। कैसे होंगे? कैसे होंगे? हाँ जी, चारों के चारों जो होंगे बात करें ये हैप्लॉइड होंगे। आ रहा समझ में? चलिए, चार स्पर्मेटिड है, चारों के चारों हैप्लॉइड होंगे। अब देखो ये बन गए हैप्लॉइड, चलो इनको डबल कर देते हैं और छोटा छोटा। ये देखो, ठीक है, ये सेकेंडरी सॉरी स्पर्मेटिड बन के बात करें, चार स्पर्मेटिड। अब देखो, एक माइटोसिस हुआ, एक ग्रोथ फेज आया, एक मियोसिस हुआ, दो स्टेप में, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। जो बनना था बन गया। सर ये तो स्पर्मेटिड बना है। हाँ तो बस बन गया, लेकिन सर हमें तो एक लंबा सा टेल वाला स्पर्म चाहिए। क्योंकि सुनो भाई, जो नॉर्मल आपका मियोसिस माइटोसिस होना था वो फिनिश हो गया, और आपको जो चाहिए था अभी आपको वो भी नहीं मिला, क्योंकि आपको एक ऐसा गैमेट चाहिए जो खुद मोटाइल हो। कैसा हो? क्योंकि मेल अपने जेनाइटल से, पेनिस से इस गैमेट को ज्यादा से ज्यादा वेजाइना तक डिलीवर कर सकेगा, उसके बाद पूरे यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब में इस गैमेट को खुद को मूव करना है। अब यू मानो ये स्पर्मेटिड है, इधर देखो,
फॉर एग्जाम्पल ये स्पर्मेटिड है, ये हैप्लोइड है, बढ़िया बात है, पर अपने को ये नहीं चाहिए। अपने को पता है क्या, एक स्पर्म चाहिए, एक ऐसा बात करें स्ट्रक्चर जिसमें टेल हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो और सिर्फ 50% क्रोमोसोम हो, क्योंकि ह्यूमन जेनेटिक्स में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस फीमेल शो करती है, तो मेल अपने साथ कोई साइटोप्लाज्म वाला पार्ट लेकर नहीं आएगा, फीमेल के पास सब कुछ है। अरे बोलो, तो हमें क्या करना है, मेल सिर्फ अपना 50% बात करें क्रोमोसोम फीमेल को देना चाहता है, यानी अपनी जेनेटिक्स उसको देना चाहता है, तो वेजाइना से लेके फैलोपियन ट्यूब तक उसको भगाना है, उन क्रोमोसोम्स को लेके जाना है, ढोना है उनको। तो आप क्या करो, कुछ ऐसा लाइट वेट स्पर्म बनाओ जो बात करें उन क्रोमोसोम को लेके अंडे तक पहुंच जाए। तो पता है क्या होगा, ये जो स्पर्मेटिड था इसमें होगा मेटामॉर्फोसिस। क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा, और इसमें सर्टोली सेल हेल्प करेगी। और याद रखना, वो हैप्लोइड की बात करें जो क्रोमोसोम को उनको रखेगी और एक लंबी सी टेल बना देगी। और जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म था, इसका जितना भी एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म था, पता है क्या, उसको सर्टोली ही खा जाएगी। कौन खा जाएगी, यानी सर्टोली फेगोसाइटिक नेचर की सेल भी होती है। कैसी भी होती है, हाँ, सर्टोली फेगोसाइटिक नेचर की सेल भी होती है। यानी अच्छा, ये जो मेटामॉर्फोसिस है इसके कई सारे नाम है, आप इसको मेटामॉर्फोसिस बोल दो, आप इसको स्पर्मियोजेनेसिस बोल दो, आप इसको स्पर्मेटलियोसिस बोल दो, आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोल दो। अरे बोलो, क्योंकि ये गोल मटोल सी सेल खींच के आपने लंबी कर दी, और इसमें हेल्प होता है सर्टोली का। किसका होता है, अच्छा, जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म निकला है इसको कौन खाएगा, तो सर्टोली फेगोसाइटिक भी हुई नहीं हुई। अरे बोलो, तो सुनना, ये जो स्पर्मेटिड है इसमें अब होगा मेटामॉर्फोसिस। क्या होगा, और ये बन गए 4 स्पर्म। क्या बन गए, और चारों के चारों होंगे हैप्लोइड। कैसे होंगे, कैसे होंगे, तो आप कहेंगे सर एक बात बताओ, ये स्पर्म तो मतलब अब बनकर ऐसे फ्री हो गए। हाँ जी, चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, और ये आगे ल्यूमन में। कहां आगे, अब एक बात बताओ, अभी तक जो नरिशमेंट था वो बात करें बाहर से सिंपल डिफ्यूजन से जा रहा था, इस वाली को यहां से, फिर इसको यहां से, इसको यहां से, इसको यहां से। लेकिन स्पर्म तो फ्री हो गया, स्पर्म बनकर फ्री हो गया। और जब ये स्पर्म बनकर फ्री हो गया, तो अब इस डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट कौन देगा, मैं बताऊं कौन देगा, सर्टोली। हर डेवलपिंग स्पर्म अपने हेड को सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड कर लेगा और यहीं से अपना नरिशमेंट गेन करेगा। बोलो, तो हर डेवलपिंग स्पर्म को उसका लालन पालन पोषण, उसका नरिशमेंट देने का काम सर्टोली करती है, इसलिए इसको बोलते हैं नर्स सेल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ। अब सर्टोली सेल के सारे फंक्शन एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं, सारे फंक्शन की। ये मतलब एक मेल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट सेल होती है, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि दिस मच इंपॉर्टेंट, मतलब कितनी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल होती है मेल को मेल बनाने में और आपकी स्पीशीज मेंटेन करने में। ओ सब लोग इधर देखो, एक तो अलर्ट होकर बैठो तुम, अलर्ट होकर, पीछे वाला के पेन ही लता रहता पूरे टाइम बात कर, इधर देखो, इधर देखो, सुनो, देखो क्या होता है। ये आपकी समझने फ्रेश ट्यूबल की इंफ्रास्ट्रक्चर, फटफट पढ़ते हैं। सर्टोली सेल देखो, सबसे पहले बात करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे रिलीज करेगी एमएच। क्या रिलीज करेगी, मेल को मेल बना रही है, मेल को, क्योंकि यही नहीं होती तो मेल मेल ही नहीं बनता, क्योंकि एंटी मुलेरियन हार्मोन मुलेरियन का रेगुलेशन कराता है, वुल्फिन को ग्रो कराता है। फाइन, सेकंड, एबीपी इनिबिन मैंने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन बता देता हूं कि एबीपी और इनिबिन की वजह से मेल में स्पर्म काउंट कंट्रोल होता है, एक कंट्रोल करने में हेल्प करता है, सोचो। तीसरा, एरोमेटेज एंजाइम बनाकर मेल को हार्ट अटैक से बचाती है, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। आगे, ये जो बात करें सर्टोली सेल होती है, वो हर डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट देती है, तो लालन पालन पोषण का काम करती है, स्पर्म की डिलीवरी कराती है, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस में इसी का रोल है। और जितने भी इम्यून सिस्टम, जितने भी हैप्लोइड स्ट्रक्चर है जिसमें सेकेंडरी स्पर्मेटिड और स्पर्म है, इन सबको इम्यून सिस्टम से बचाती है। आप कहेंगे सर कैसे बचाती है, मैं बताऊं। ये जो सर्टोली सेल होती है अपनी पास वाली सेल के साथ मिलकर टाइट जंक्शन बनाती है, और यही टाइट जंक्शन बेस होते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। किसका बेस होता है, देखो जितने भी वाइटल ऑर्गन होते हैं ना हमारी बॉडी में, वहां पर टेस्ट बात करें बैरियर, जो ब्लड बैरियर है वो बन जाते हैं। जैसे आपकी बॉडी में कुछ भी रन करेगा चलेगा, लेट इट गो, लेकिन वो ब्रेन के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि न्यूरॉन में चलेगा ना तो वाट लगा देंगे बॉडी की। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होते हैं, आपके ब्लड में कुछ भी रन करेगा चलेगा, लेकिन गलती से वो एंटर करके आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में चले गए तो पता लगा हैप्लोइड स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया, आपकी स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी। अरे बोलो, तो ब्लड टेस्टिस बैरियर, तो ब्लड टेस्टिस बैरियर किसने बनाया, सर्टोली सेल। किसने बनाया, तो ये ब्लड टेस्टिस बैरियर का बेस होता है, यानी ये स्पर्म को और पूरे बात करिए हैप्लोइड स्ट्रक्चर्स को इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करिए, सपोर्ट करिए। अरे बोलो, सपोर्टिंग से ये मेल को मेल बना रही है, स्पर्म काउंट कंट्रोल करती है, बात करें स्पर्म को। और दूसरा बात, ये जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म निकला उसको फेगोसाइट भी करेगी। और दूसरा,
याद रखना, यदि स्पर्म आड़ा टेढ़ा बन जाता है, पता लगा हेड बन गया, टेल नहीं बनी, टेल बनी, मिडिल पीस नहीं बना, आड़ा टेढ़ा स्पर्म बना, तो याद रखना ये स्पर्म की स्क्रीनिंग भी करती है, आड़े टेढ़े स्पर्म को पकड़ के खा जाती है, यानी ये स्क्रीनिंग भी करती है कि प्रॉपर बात करें जो है प्रॉपर स्पर्म, प्रॉपर शेप और साइज का स्पर्म बने, यानी सर्टोली सेल तो सुपर इंपॉर्टेंट हुई। अरे हुई ना, बोलो कैसे इंपॉर्टेंट हुई, कितने फंक्शन में बताओ। बहुत सारे हुए सर, 5 फंक्शन हुए, ज्यादा हुए मेरे, बहुत सारे फंक्शन हुए, कैसे मैं बताता हूँ। 4 तो हार्मोन ही लिखे हुए हैं। चलो यहां से शुरू करो, मेल को मेल बनाती है, एबीपी इनहिबिशन से स्पर्म काउंट कंट्रोल करती है, एंडोजन से वो सॉरी एरोमेटेज से मेल में हार्ट अटैक के चांस को कम करती है, स्पर्म की डिलीवरी कराती है, स्पर्म को नरिशमेंट करती है, आधे टेढ़े स्पर्म को खा जाती है, बात करें जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म है उसको खा जाती है, डिलीवरी करवाती है, स्पर्म को इम्यून सिस्टम से बचाती है। तो बोलो तो और क्या चाहिए, कितने सारा काम कर रही है ना। तो बहुत सारे मल्टीपल बात करने इसके फंक्शन होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होती है। समझ में आया? नहीं आया? आ गया? चलिए रुक जाओ। तो ये मैंने आपको अभी जो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा है ना, ब्रीफ में पढ़ाया, डिटेल में अपन बाद में इसको दोबारा फिर से पढ़ेंगे। अब आ जाओ बात करें वन बाय वन, इनको पढ़ते हैं, ये पढ़ा दिया, एबीपी और इनिबिन को पढ़ते हैं। अब एबीपी और इनिबिन जो होता है ना, एक्चुअली बोर्ड के अपने पास एलटी को जैसे छोटा हो गया थोड़ा सा, तो पहले आप इसको लिखो, फिर मैं इसको मिटा के दोबारा लिख के दोबारा आपको समझाऊं। लिखो, मैं एटलीस्ट इतना टाइम तो दूंगा कि मेरे गले को भी राहत मिले। आधे पेज पे लिखा करो, आधे पेज पे। क्या? इसके सोचता है। ऑनलाइन वालों कोनो डाउट है?
चलो लिख लिया है ना। बहुत बढ़िया, कितने अच्छे बच्चे हो। कितनी खतरनाक स्पीड है तुम लोगों की। चलो इधर देखो, बातचीत नहीं। मैं पूरा नहीं मिटा रहा, वापस ही काम आएगा। इधर 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 देखो। सर्टोली सेल एबीपी और इनहिबिन बना के कैसे स्पर्म काउंट को कंट्रोल करती है वो समझना। एबीपी और इनहिबिन बनाकर स्पर्म काउंट को कंट्रोल कैसे करती है समझना। इधर देखो, ये आपकी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये यहाँ पर आपकी लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। टेस्टोस्टेरोन यहाँ बनेगा, अंदर जाएगा और स्पर्म बनवाएगा। यानी एग्जामिनर आपसे पूछे कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है, या यूं पूछे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है। टेस्टोस्टेरोन कौन है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन है तो स्पर्मेटोजेनेसिस है। अब कैसे कंट्रोल होता है समझना। नेगेटिव फीडबैक से कंट्रोल होता है हमारी बॉडी में हर चीज। स्पर्म काउंट भी वैसे कंट्रोल होता है। देखो, ये मैंने लिखा, ये है हाइपोथैलेमस। क्या है ये। अब हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा जीएनआरएच। क्या रिलीज करेगा। जीएनआरएच काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी। किस पर काम करेगा। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होंगे, एक का नाम है एलएच और एक का नाम है एफएसएच। एलएच और एफएसएच ये दोनों जाकर काम करेंगे, बात करें कहां पर, टेस्टिस में। कहां काम करेंगे, टेस्टिस में काम करेंगे। तो एलएच जो काम करता है वो काम करता है, बात करें लेडिंग पे। किस पे काम करता है, लेडिंग सेल पे काम करेगा। और एफएसएच काम करेगा सर्टोली पे। किस पे काम करेगा, सर्टोली सेल। चलिए इधर देखो, अब सोच समझ के बोलना। ये आपकी सपोज की लेडिंग सेल है, ठीक है। ये सर्टोली रही। सर्टोली पर रिसेप्टर होते हैं भाइयों एफएसएच के। किसके होते हैं, और लेडिंग पर रिसेप्टर होते हैं एलएच के। किसके होते हैं, तो एलएच का दूसरा नाम बताओ। आईसीएसएच का नाम होता है आईसीएसएच। फुल फॉर्म बोलो, क्योंकि लेडिंग का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल है। क्या नाम है, इंटरस्टिशियल सेल से, तो उनको स्टिमुलेट करता है। अब देखना, हर चीज का एक बेहतरीन लॉजिक है। एक तो होता है कि रट लो, एक होता है कि समझ लो। ये आपको मेल में भी फीमेल में भी काम आएगा, एज सच वहां भी आता है वाला पार्ट। भाइयों सब लोग इधर देखो, अलर्ट होके बैठे, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो नीट में क्वेश्चंस आ ही चुके हैं वही सोल्व कराऊंगा, और तुम लोगों से वो भी सोल्व नहीं होंगे। सुनना ढंग से देखो। हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया जीएनआरएच, काम किया एंटीरियर पिट्यूटरी। का काम किया, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है एलएच और एफएसएच। ये काम करेंगे टेस्टिस पे। कहाँ काम करेंगे, ठीक है। जल्दी से बताओ, एलएच जब लेडिंग को स्टिमुलेशन देगा तो लेडिंग सेल कौन सा हार्मोन बनाएगी, हाँ जी टेस्टोस्टेरोन। एफएसएच जब सर्टोली को स्टिमुलेशन देगा तो ये कौन सा बनाएगी, एबीपी किनिबिन की दोनों। हाँ, एबीपी किनिबिन की दोनों। देखो पता है क्या, एबीपी या एनिबिन या दोनों, मतलब इनिबिन नहीं बनाएगी। मैं बताऊं, सिर्फ एबीपी बनाएगी, इनिबिन नहीं बनता। सर आपने तो नोट्स में, अरे तो पहले पढ़ो तो सही, इनिबिन कब बनता है ये भी समझो। नॉर्मली इनिबिन नहीं बनता भाई। याद रखना, जैसे ही एफएसएच आएगा सर्टोली को बनाना पड़ेगा, मजबूरी है इसकी, क्योंकि एफएसएच के रिसेप्टर सर्टोली के पास है। सर्टोली बनाएगी एबीपी। क्या बनाएगी, फुल फॉर्म बोलो, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये किस लिए बना मैं बताता हूं, इधर देखो। देखो, टेस्टोस्टेरोन यहां बना, टेस्टोस्टेरोन अंदर आया। जितना टेस्टोस्टेरोन यहां रहेगा उतना ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और उतने ज्यादा स्पर्म बनेंगे। यानी टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन पता लगा कि टेस्टोस्टेरोन अंदर गया, उसका मन नहीं लगा, बोले मैं तो बाहर जा रहा हूँ वापस। वो पता लगा वापस बाहर आ गया, वापस बाहर आ गया, तो पता लगा स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। तो बात करें, एफएसएच ने सर्टोली को बोला, बोले स्पर्म काउंट नॉर्मल रख बे, स्पर्म काउंट नॉर्मल रख। और याद रखना, ये सर्टोली फटाफट बनाएगी एबीपी। क्या बनाएगी, फुल फॉर्म बोलो, नाम से कुछ पता लग रहा है क्या, ये टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करेगा।
टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन आपके ब्लड में कितनी है इससे एबीपी को कोई मतलब नहीं है। विद इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल ये उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा। अरे नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और आपका एंड्रोजन है टेस्टोस्टेरोन, तो यूं बोल सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग प्रोटीन बोलो। यानी जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन अंदर आएगा बढ़िया बात है, लेकिन वापस बाहर भी तो जा सकता है। तो जितना ज्यादा एबीपी होगा वो टेस्टोस्टेरोन को बांध लेगा, और जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर रहेगा उतने ज्यादा स्पर्म बनेंगे बोलो। यानी स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चाहिए एबीपी, क्या चाहिए? लेकिन एबीपी बनने के लिए स्टिमुलेशन देगा एफएसएच, कौन देगा? तो जितना ज्यादा एफएसएच उतना ज्यादा एबीपी, जितना ज्यादा एबीपी उतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन अंदर कंसंट्रेट होगा, जितना ज्यादा कंसंट्रेट होगा उतने ज्यादा स्पर्म बनेंगे। तो एक बात बताओ, एफएसएच ज्यादा तो स्पर्म ज्यादा है। ठीक है, आप लोगों ने कभी ना कभी एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा, और एंडोक्राइन सिस्टम में आपने पढ़ा होगा एफएसएच गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर होता है और एलएच गेमेटो रिलीजिंग फैक्टर होता है। पढ़ा था? कोई एक्सप्लेन कर सकता है कैसे? एफएसएच गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर, एलएच गेमेटो रिलीजिंग फैक्टर, क्या कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है? हम अचीवर में देखो एंथुस नहीं है। हाँ। हम्म 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 नहीं नहीं, एफएसएच को आप गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर क्यों बोल रहे हो? इतना सा बताओ, बस इतना सा बता दो। ये आपके आपको किसी ना किसी बुक में मिल जाएगा, हो सकता है काफी पुराना क्वेश्चन है तो मॉड्यूल में हमने डाल नहीं रखा है इसको। एफएसएच सीधा सा गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर होता है। काइनेटिक का मतलब होता है स्पीड, क्या मतलब होता है? आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। काइनेसिस बोले तो स्पीड, यानी जो गेमेट बनने की स्पीड को कंट्रोल करे, दैट इज कॉल्ड गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर। और जो गेमेट को रिलीज करवाए वो गेमेटो रिलीजिंग फैक्टर। कैसे? देखो नहीं आता ना, इसलिए बोलता हूँ शांति से सुना करो। चलो बैठ जाओ, किसी को और को आता हो बताओ दो, कोई है ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा, कोई डेयर डेविल बच्चा वीरेंद्र सहवाग जैसा? नहीं है? ये सुनो, अब ढंग से सुनो, ठीक है? किसी को भी नहीं बता, देखो पूरी क्लास में। देखो गेमेटोकाइनेटिक और गेमेटो रिलीजिंग का मतलब क्या होता है? जो गेमेट बनने की स्पीड को कंट्रोल करे वो गेमेटोकाइनेटिक, और जो गेमेट को रिलीज करवाए वो गेमेटो रिलीजिंग। एलएच हमेशा गेमेटो रिलीजिंग ही होता है, मेल हो चाहे फीमेल हो। एफएसएस हमेशा गेमेटोकाइनेटिक ही होता है, मेल हो चाहे फीमेल हो। अब कंट्रोल कैसे करता है मैं बताता हूं। देखो सर्टोली सेल कितनी इंपॉर्टेंट सेल होती है, ये कैसे कंट्रोल करती है इधर देखो। ये यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन बना, ये ब्लड में चला जाता, ठीक है, ब्लड में इसका अपना रोल है। लेकिन आपको सेमिनिफेरस ट्यूबुल में चाहिए, अंदर गया वापस भी बाहर आ सकता है। तो एफएसएस ने सर्टोली को बोला कि ए सर्टोली फटाफट एबीपी बना और टेस्टोस्टेरोन को बाइंड कर ले। उसने कहा ठीक है। तो जितना ज्यादा एफएसएच का लेवल बढ़ेगा उतना ज्यादा सर्टोली को एबीपी बनाना ही पड़ेगा। जितना ज्यादा बनाना पड़ेगा उतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन विद इन ए सेमिनिफेरस ट्यूबुल रहेगा और उतने ज्यादा स्पर्म बनेंगे बोलो। यानी एफएसएच ज्यादा तो स्पर्म भी ओवरऑल ज्यादा। कैसे? मैंने लिख दिया। एफएसएच स्टिमुलेट करता है सर्टोली को, सर्टोली बनाएगी एबीपी, एबीपी का नाम होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। सिंपल लैंग्वेज में मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये पता है क्या करता है? कैन कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूबुल। ब्लड में कितना है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अरे बोलो, कैन कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन विद इन ए सेमिनिफेरस ट्यूबुल। ये केवल सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट कर लेगा, बांध लेगा। एंड्रोजन बांधने वाला प्रोटीन, टेस्टोस्टेरोन बांधने वाला प्रोटीन। जितना ज्यादा एफएसएच उतना ज्यादा एबीपी। सर्टोली की मजबूरी है, सर्टोली सिर्फ एबीपी बनाती है एफएसएच की वजह से, इन्हें भी नहीं बनाती भाइयों। सर्टोली को जितना ज्यादा एफएसएच स्टिमुलेट करेगी उसको एबीपी बनाना ही पड़ेगा। एबीपी बनाना पड़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेट होगा, टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेट होगा तो स्पर्म बनेंगे, और स्पर्म बनने के प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं भाइयों स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? उतना ज्यादा स्पर्मेटोसिस ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, यानी सीधा सीधा देखो, एफएसएच ज्यादा, सर्टोली को स्टिमुलेशन ज्यादा, एबीपी ज्यादा, तो कैन कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन विद इन ए सेमिनिफेरस ट्यूबुल, उतना ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म काउंट बढ़ेगा। तो एफएसएच बढ़ा तो स्पर्म काउंट बढ़ा नहीं बढ़ा? बढ़ा नहीं बढ़ा? चलिए अब कंट्रोल कैसे कर रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ बढ़ा रहा है, घटाएगा भी तो सही। क्या होता है देखो, एक एक वर्ड आता है नेगेटिव फीडबैक। क्या वर्ड आता है? चलो ये क्या होता है ये बता दो तो। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव फीडबैक? क्योंकि हम 3-4 चैप्टर में पढ़ाते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूँ, अपन इसको एक्सक्रीटिव में भी पढ़ेंगे, ये यहाँ भी पढ़ाऊंगा, आप एंडोक्राइन में भी पढ़ते हो।
What do you mean by negative feedback? Now, what do you mean by positive feedback? बताओ, कोई तो बताओ, पीछे वालों अंधेरे में बैठे हुए हो। हाँ बता दो, कोई बता रहा था, कौन बता रहा था? क्यों मैं पढ़ाऊंगा ना तो बीच में फिर वो क्या होगा कि तुम मतलब बस वो व्यूअर बन जाओगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। पूछता रहूंगा तो तुम्हारा भी डर रहेगा कि सर पूछ लेंगे तो बेइज्जती ना हो जाए। हाँ, खड़े खड़े हो जाया करो, मास्टर को थोड़ी इज्जत दे दिया करो। अच्छा, और कम हो गया तो? अच्छा, ये पूर्णतया गलत है, बैठ जाओ। और कोई? हाँ, और जरूरत ज्यादा कम हो गई तो? और वो बहुत ज्यादा कम हो गई तो? बैठ जाओ, और कोई? हाँ। हम्म। 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 तो सिर्फ यही होता है या और भी कहीं होता है एनएस के अलावा? चलो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं फाइनली पूरा ही बता देता हूँ, सुन लो। थोड़ा थोड़ा सबने बताया मतलब, है ना? अब जितना पता था आपने बता दिया, बढ़िया बताया। पूरा सुनो, है ना? अब मेरे को भी याद आ गया, देखो पढ़ के आया था, मैं भूल गया था, याद आ गया था। सुनो, एक्चुअली क्या होता है, देखो हम जिंदा ही नेगेटिव फीडबैक की वजह से हैं। पॉजिटिव फीडबैक नॉर्मली आपको नहीं चाहिए। हमारी पूरी बॉडी नेगेटिव फीडबैक पर ही वर्क करती है। एक्चुअली हमारी बॉडी में हर चीज का एक लेवल होता है, फिक्स कुछ नहीं होता। मैं बोलूं आपका शुगर लेवल 80 to 100 mg/dl, 80 से कम नहीं, 100 से ज्यादा नहीं, कम हुआ हाइपोग्लाइसेमिया, ज्यादा हुआ हाइपोग्लाइसेमिया। मैं बोलूं आपका ब्लड प्रेशर 80 to 20, 120 to 80 सॉरी, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, अरे बोलो ज्यादा बढ़ गया हाइपरटेंशन, कम हो गया हाइपोटेंशन। मैं बोलो आपका यूरिया का लेवल 70 to 30 mg/dl, कम हो गया हाइपो यूरिया, ज्यादा हो गया हाइपर, अरे बोलो यूरिया वगैरह हो जाता है, ठीक है। विटामिन B12 का लेवल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल, आरबीसी काउंट का लेवल, 5.5 मिलियन टू 6.5 मिलियन MM³ WBC 6000 to 8000 MM³, अरे बोलो। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी बॉडी में हर चीज का लेवल होता है, और लेवल की दो रेंज होती है, एक लोअर रेंज एक हाई रेंज। जैसे मान लो WBC 6000 to 8000, 6000 से कम नहीं होना चाहिए, 8000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आरबीसी 5.5 मिलियन टू 6.5 मिलियन, 5.5 से कम हुआ तो एनीमिया, ज्यादा हुआ तो पॉलीसाइथेमिया, अरे बोलो। थायराइड का लेवल नॉर्मल से कम हुआ तो हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपो, और ज्यादा होगा तो हाइपोथायरॉइडिज्म, बोलो। बीपी कम हुआ तो आपको हाइपो हो गया, ज्यादा हो गया तो हाइपर हो जाएगा, हाइपो हाइपर ही लगाना होता है मोस्टली, और बोलो। शुगर लेवल 80 to 100। तो क्या होता है हमारी बॉडी में हर चीज का लेवल फिक्स होता है, मतलब रेंज होती है। आप उस चीज को उस रेंज में मेंटेन रखो, यही आपका नेगेटिव फीडबैक होता है। कैसे भी मेंटेन करो, चाहे आप न्यूरोट्रांसमीटर से करो, एंजाइम से करो, हार्मोन से करो, किसी ऑर्गन से करो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप उस नेगेटिव फीडबैक को मेंटेन करके चलो। सर कैसे? जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये आपका ब्लड प्रेशर है कि साहब, एक नॉर्मल रेंज होती है 120-80, उससे कम नहीं होना चाहिए। सिस्टोलिक जो होता है बात करें, वो आपका बात करें 120 होता है। डायस्टोलिक जो होता है वो 80 होता है, अब उससे कम नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। शुगर लेवल आपका जो होता है बात करें 80 to 100 होता है, कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। 80 से कम होने लगेगा ग्लूकागोन आ जाएगा, 100 से ज्यादा होने लगा वापस इंसुलिन आ जाएगा। हाँ, तो मेंटेन हो गया ना। तो शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं दो हार्मोन, लेकिन इंसुलिन और ग्लूकागोन खुद अपना लेवल भी तो मेंटेन करेंगे। ऐसा थोड़ा कि रिलीज होते जा रहे पेटा सेल्स को मजा आ रहे, बोले बनाओ बनाओ खूब इंसुलिन बनाओ, अरे बोलो।
तो क्या होता है मेरे भाइयों कि हर चीज का जो लेवल फिक्स होता है वो हमारी बॉडी में किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू होता है, चाहे वो नर्वस सिस्टम से हो, चाहे एएनएस हो, चाहे सीएनएस है, चाहे कोई हार्मोन हो, चाहे कोई एंजाइम हो, चाहे कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो, या ऑर्गन का डायरेक्ट रोल हो। जैसा आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बात करें जो है घट गया, तो फटाफट से आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम काम करेगा। अरे बोलो, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम काम करेगा, आपकी किडनी फटाफट रेनिन बनाएगी, एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होगा, बात करें एडीएच बनाएगा, और साथ ही साथ बात करें आपकी किडनी से रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। अरे बोलो, सॉरी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। अरे बोलो, अरे बोलो, और आपका बीपी वापस बढ़ गया। यानी बीपी को देखा जाए तो किडनी कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल कर रही है भाई, बिल्कुल कर रही है। आप लोग जो बीपी की दवाइयां दोगे सेकेंड ईयर एमबीबीएस में, तो ज्यादातर दवाइयां किडनी पर ही काम करती है, टेलमिसर्टन वगैरह, एंजियोटेंसिन सेकंड एंटागोनिस्ट, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, लेमिप्रिलिन, सोफेनोमिपिल वगैरह, ये सब तो किडनी के थ्रू हम लोग बीपी कंट्रोल करते हैं। तो हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस ऐसा नहीं कि सिर्फ किडनी करती है, वो तो मेन होम्योस्टेसिस ऑर्गन है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में बीपी को कंट्रोल कर रही है, एक तरह से सॉलिड और सॉल्वेंट को कंट्रोल कर रही है, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है आपकी बॉडी का। बोलो, और वो सॉलिड सॉल्वेंट मेंटेन करके आपकी पूरी बॉडी का बात करें जो ऑस्मो रेगुलेशन भी मेंटेन करती है, तो भाई वो तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाकी में आपका लिवर का भी रोल है, किडनी का भी, एंडोक्राइन का भी, ब्रेन का भी, सभी का, मसल्स का भी, बिल्कुल है। तो सुनना, हर चीज का लेवल मेंटेन करना, बस यही आपका नेगेटिव फीडबैक होता है। तो सुनो, जैसे ये कोई भी लेवल है, ये लो लेवल है, ये हाई लेवल है, यदि कोई बात करें अपने लो लेवल को क्रॉस करने लगेगा, नीचे जाने लगेगा, सर बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, ये नेगेटिव फीडबैक है। जो नीचे जा रहा था उसको वापस बढ़ाओ। ये अपर लेवल है, वो अपर लेवल से ज्यादा जाने लगा, सर घटाओ घटाओ घटाओ, ये भी नेगेटिव फीडबैक है। लेवल में मेंटेन करना, यानी कोई लो लेवल से ज्यादा नीचे जा रहा वापस ऊपर लेकर आओ, अपर लेवल से ऊपर जा रहा था वापस नीचे लाओ। यानी एरो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाए, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव मतलब अपोजिट एरो, नेगेटिव मतलब, नेगेटिव मतलब, तो सर पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव क्या होता है मैं बताऊं। जैसे कोई लेवल है, एकदम से क्या हुआ, किसी चीज का लेवल बॉडी में एकदम से बढ़ गया, तो बॉडी क्या करती है, अच्छा तू बढ़ गया, ऐसा कर अब तू कहीं और गुना बढ़, कई गुना उसको और बढ़ा देगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। जैसे कि ऑक्सीटोसिन देता है, जैसे कि पार्चुरेशन के टाइम ऑक्सीटोसिन देता है, जैसे कि एस्ट्रोजन देता है अंडे को रिलीज करवाने के लिए, जैसे कि प्रोलेक्टिन देता है बात करें मिल्क को बाहर लाने के लिए। अरे बोलो, क्योंकि आपने ऑक्सीटोसिन बनाया फीमेल ने, पता लगा नेगेटिव फीडबैक मिला तो वापस कम हो गया। अरे तो बेबी डिलीवर्ड कैसे होगा? 100 गुना बढ़ा ऑक्सीटोसिन को ताकि रिलीज हो सके। अंडा रिलीज कराना है तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, पॉजिटिव फीडबैक आएगा, क्योंकि अंडे को थोड़ा सा रिलीज करके कम तो ना करना है, पूरा ही रिलीज करना है ओवरी से, तो पॉजिटिव फीडबैक चाहिए। अरे बोलो, मिल्क बाहर चाहिए और लगातार बच्चे को मिल्क चाहिए, जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा मिल्क बनेगा माँ के अंदर, तो याद रखना प्रोलेक्टिन पॉजिटिव फीडबैक देता है। तो बहुत कम हार्मोन है जो पॉजिटिव देते हैं, बाकी आपकी पूरी बॉडी नॉर्मली नेगेटिव फीडबैक काम करती है। क्योंकि एक बात बताओ, सिंस बर्थ टिल नेचुरल डेथ आपका शुगर लेवल 80 to 100 ही रहेगा, रहना चाहिए ना नॉर्मली, तो ना, तो नॉर्मली तो ये रहना चाहिए आइडियली कंडीशन में। तो अरे बोलो, हाँ जी। तो आपका बात करें आरबीसी काउंट भी जो है वो 5.5 मिलियन टू 6.5 मिलियन पर एमएम क्यूब रहना चाहिए। तो सुनो, आपका स्पर्म काउंट भी तो नॉर्मल होना चाहिए। यहां मैं जो नेगेटिव फीडबैक पढ़ा रहा हूं वो केवल स्पर्म काउंट के लिए पढ़ा रहा हूं, पर नेगेटिव फीडबैक सिर्फ स्पर्म काउंट के लिए काम नहीं करता, आपके आरबीसी काउंट के लिए भी करता है। कम होगी इरिथ्रोपोइटिन आ जाएगा। बोलो ना, हर चीज का लेवल फिक्स होता है भाइयों, हर चीज का लेवल फिक्स होता है। हमने जो कैंसर आप लोगों ने पढ़ा था, क्यों वो नेगेटिव फीडबैक, कॉन्टेक्ट इनिबिशन भी तो उसी का पार्ट है, कि ज्यादा सेल होगी, कॉन्टेक्ट इनिबिशन से सेल एक्टिवेट, बोले बंद करो रे, ट्यूमर सप्रेसर को बोलो फटाफट जाए, और प्रोटॉन को जीन को बोलो बोले चुप हो जा। अरे बोलो, ये भी तो नेगेटिव फीडबैक है कि आपकी बॉडी में जितना टिश्यू डैमेज हुआ है रिपेयर भी उतना ही होगा। ऐसा तो ना कि रिपेयर होने लगा तो रिपेयर होता ही जा रहा है, कॉन्टेक्ट इनिबिशन उसको रोक देगा। आप जिंदा हो, मैं जिंदा हूं, नेगेटिव फीडबैक के कारण, क्योंकि मेनली हमारी बॉडी नेगेटिव फीडबैक पे काम करती है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर, जैसे मोस्टली फीमेल में होता, मेल में नहीं होता ऐसा, पॉजिटिव फीडबैक भी आता है, क्योंकि मेल में ना ओवुलेशन करना, ना बच्चे की डिलीवरी करना, ना मिल्क का सिक्रेशन करना। समझ में आया? तो मेल तो भाई नेगेटिव फीडबैक पर ही जिंदा है, फीमेल भी नॉर्मली नेगेटिव फीडबैक पर ही जिंदा है, लेकिन कभी कभार कुछ पॉजिटिव फीडबैक भी आ जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया। अरे बोलो, है ना? तो ये होते हैं, बात करें समझ में आया? ये होता है भाइयों। तो नेगेटिव मतलब, इधर देखो ये एक रेंज है, कोई लो रेंज को क्रॉस करके नीचे जाने लगा, नहीं सर वापस बढ़ाओ, मजे आ गए, रेंज में आ गया। अपर लेवल को क्रॉस होना, नहीं सर घटाओ, रेंज में रखो, नेगेटिव फीडबैक। ये रेंज है, कोई एकदम से ज्यादा बढ़ गया, ऐसा करो सर इसको और बढ़ाओ, जरूरत है भी, जरूरत है, 6 to 10 फोल्ड बढ़ता है LH, तब जाके बात करें अंडा बाहर आ पाता है। अरे बोलो, समझ में आया? इस तरह से होता है। तो पॉजिटिव फीडबैक मतलब उसी एरो, उसी डायरेक्शन में एरो को बढ़ा दो, और नेगेटिव मतलब उसको वापस लेकर आओ। अरे आ रहा है समझ में? चलिए तो फटाफट बताओ। जो हाइपोथैलेमस है उसने रिलीज किया, बात करें जीएनआरएच एंटीप्रेटर पे काम किया उसने, एलएच और एफएसए दोनों रिलीज किया, और लेडिंग सेल और सर्टोली सेल पे काम किया। सर्टोली सेल जब जब एफएसएच आएगा सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा?
एबीपी, और एबीपी ज्यादा बनेगा तो बोलो बोलो बोलो, कैन कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेट होगा, जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर कंसंट्रेट होगा उतना ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ेगा। अब सुनो, एक हेल्दी मेल का डेली का जो स्पर्म काउंट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, 10 की पावर 12 से 10 की पावर 13 पर डे। एक्चुअली हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इसके लिए नेगेटिव फीडबैक पढ़ रहे हैं कि हाउ द सर्टोली सेल कंट्रोल या हेल्प इन स्पर्म काउंट, और एबीपी इनिबिन से करती है। फिलहाल इनिबिन का कोई रोल नहीं है, इनिबिन की जरूरत भी नहीं है क्योंकि स्पर्म बनाने। अब सुनो, इधर देखो, सुनो तो सही, मौज हो जाएगी बात करें। ये स्पर्म का लेवल डेली का 10 की पावर 12 और 10 की पावर 13 पता लगा, एफएसएच आ रहा है। सुनते जाना, डायग्राम भी बना हुआ, लिख भी रखा है। एफएसएच आ रहा है, सर्टोली को स्टिमुलेट कर रहा है। बोलो सर्टोली हर हाल में क्या बनाएगी? एबीपी। जोर से बोलो। अच्छा, जितना ज्यादा एबीपी बनेगा उतना ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, नहीं होगा? क्योंकि उतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन विद इन ए सेमिनिफेरस ट्यूबुल कंसंट्रेट होगा। ब्लड से कोई मतलब नहीं है अपने को फिलहाल, अरे बोलो। तो विद इन ए सेमिनिफेरस ट्यूबुल उतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेट होगा, जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेट होगा उतना ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ेगा। और जितना ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ेगा, सबसे पहले सर्टोली को ही पता लगेगा। सर कैसे? वो क्या स्पर्म काउंट कर करके भेज रही है कि आज कितने हो गए, रुक जाओ भाई, अरे बोलो। नहीं, क्या होगा कि मेल में जितने ज्यादा स्पर्म बनेंगे, सबसे पहले सर्टोली को ही पता लगेगा। सरोज को कैसे पता लगेगा? मैं बताऊं कैसे पता लगेगा, क्योंकि हर डेवलपिंग स्पर्म नरिशमेंट तो उसी से गेन करेगा। अरे बोलो। तो क्या होगा कि 10 की पावर 12 था, समझना। अब स्पर्म काउंट बढ़ रहा है क्योंकि एफएसएच आ रहा है, एबीपी बन रहा है, टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेट हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ रहा है, और स्पर्म बढ़ रहे हैं। और सर्टोलिस को बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हर डेवलपिंग स्पर्म उसके साइटोप्लाज्म में अपने हेड को इमिडेट करके उससे नरिशमेंट गेन करता है। और सर्टोली सेल को ना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि नर्सिंग का काम कर रही है, उसके अंदर पास मदरहुड है, उसके पास बड़ा अच्छा लगता है। बोले आओ 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 नन्हे मुन्ने स्पर्म और आओ और न्यूट्रिशन गेन करो। पर पता है क्या, सर्टोली की खुशी ज्यादा टाइम नहीं टिकेगी। सर कैसे? स्पर्म काउंट बढ़ता ही जा रहा है, एफएसएच आता ही जा रहा है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। एबीपी बनता ही जा रहा है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। क्योंकि एफएसएच आएगा, सर्टोली को झक मार के एबीपी तो बनाना पड़ेगा। और टेस्टोस्टेरोन जरूरत से ज्यादा कंसंट्रेट हो गया, जरूरत से ज्यादा स्पर्म बने, और सबसे पहले सर्टोली को पता लगेगा। क्योंकि नॉर्मल स्पर्म आएंगे, सर्टोली खुश रहेगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा स्पर्म आएंगे, सर्टोली परेशान हो जाएगी। बोले यार ये क्या हो रहा है, ये तो जरूरत से ज्यादा स्पर्म आ गए, और सर्टोली सेल परेशान हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, और परेशान होकर इस पूरे प्रोसीजर को इनहिबिट कराना चाहती है। बोले रोको, मैं नहीं बना रही, इतने सारे बात करें, मैं नहीं दे रही इतने सारे डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट, ऐसा तो मैं खुद ही मर जाऊंगी। और बोलो, अब उसको मदर उड़ गया, तेल लेने वो बात करें, सीधा सीधा बात करें, परेशान होगी और प्रोसीजर को इनहिबिट कराना चाहती है, तो उसने बना दिया इनहिबिन। क्या बना दिया? इनहिबिन बनाया फटाफट सर्टोली सेल ने। तो जल्दी बोलो, सर्टोली सेल ने जो इनहिबिन है ये कब बनाया? खुश होकर कि दुख होकर? दुखी होकर। प्रोसीजर को रुकवाना चाहती है और उसने इनहिबिन बनाया और उसको बोला कि जा एफएसएस को कम करवा, क्या ऐसा मेरे पे लोड बढ़ रहा, बात करें। इनहिबिन बात करें, तुरंत ही ब्लड में आया। इनहिबिन तुरंत ही ब्लड में आया, और ब्लड में आकर सीधा हाइपोथैलेमस के पास जाकर बोलता, बोले भैया ये अपना जीनारेज कम करो। बोले अच्छा तू कौन है बे? बोले हमारा नाम इनिबिन है। क्या नाम है? इनिबिन है। बोले तू आया कहां से? बोले नीचे से सर्टोली दीदी ने भेजा है। हाइपोथैलेमस खोपड़ी में ना दुष्टों। तो बोले मेरे को सर्टोली दीदी ने भेजा। बोले क्यों भेजा है? बोले आप है ना अपना एफएसएच कम करो। बोले क्यों कम करो बे? बोले आप एफएसएच ज्यादा बना रहे हो ना, आप जीएनआरएच बनाते हो तो एफएसएच बनता है, एफएसएच बनता है तो सर्टोली दीदी पे लोड बढ़ता है, क्योंकि वो एबीपी ज्यादा बनाती है, एबीपी ज्यादा बनाती है तो टेस्टोस्टेरोन विद इन सेमिनिफेरस ज्यादा कंसंट्रेट होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ता बढ़ता ज्यादा हो गया, और वो सर्टोली सेल की जान खा रहे सारे स्पर्म। बोले क्या बात कर रहा है? हाइपोथैलेमस इनिबिन की बात मान लेगा और अपने जीएनआरएच को बोलेगा ओ जीएनआरएच कम हो जावे, कम हो, जीएनआरएच फटाफट कम हो जाएगा। लेकिन सुनो, यदि जीएनआरएच कम हुआ है, हाँ, तो एलएच भी कम होगा और एफएसएच भी, दोनों बराबर कम होंगे। जबकि सर्टोली को एलएच से कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो एफएसएच से मतलब है, कि एलएच के तो रिसेप्टर ही नहीं है यहाँ पे। अरे बोलो। तो क्या हुआ कि उसने इनिबिन को बोला कि देख तू पहले हाइपोथैलेमस के पास भी जाना और साथ ही साथ पिट्यूटरी से भी रिक्वेस्ट करना, क्योंकि हाइपोथैलेमस यदि जीएनआरएच कम करेगा तो एलएच एफएसएच दोनों कम होंगे, लेकिन अपने को एलएच से कोई मतलब नहीं है। अरे बोलो। तो ये इनिबिन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास भी गया और उसको जाके बोला कि दीदी दीदी बड़ी दीदी प्लीज बात को मान जाओ, आप अपनी एफएसएच बनाने वाली सेल्स को बोलो कि वो थोड़ा सा बात करें, डाउन हो जाए, सिक्रीशन को कम कर दे। बोलो क्यों बे, तू कौन है? बोले मैं सर्टोली दीदी ने मेरे को भेजा है और बोला है कि उनसे रिक्वेस्ट करना एंटीरियर पिट्यूटरी से अपने एफएसएच को कम करे। बोलो क्यों कम करे बे? बोले देखो समझो, आप एफएसएच ज्यादा बना रहे हो ना, तो सर्टोली को एबीपी बनाना पड़ता है, तो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा कंसंट्रेट हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस जरूरत से ज्यादा हो गया, वो 10 की पावर 13 को क्रॉस करने वाला है, यानी अपर रेंज को क्रॉस करने वाला है, और हमें उसको डाउन लेकर आना। बोले क्या बात कर रहा है, ऐसा हो रहा है कि सर्टोली पे लोड बढ़ रहा है, मरने वाली है? बोले हाँ, एफएसएच कम हो जावे। तो एक बात बताओ, इनिबिन का एरो
मैंने जिस डायरेक्शन में लगाया है वो उसी को कम करेगा। मैंने ये ऊपर वाला एरो लगाया हाइपोथैलेमस को, तो जीएनआरएच कम होगा, तो एलएचएफएसएच दोनों बराबर कम होने चाहिए और होंगे। लेकिन चूंकि इनिबिन डायरेक्टली एफएसएच बनाने वाली सेल्स पर ही काम करेगा, फिर ये एलएच बनाने वाले पर कोई काम नहीं करेगा, तो ओवरऑल मेनली कम कौन हुआ? नीट 2016 का क्वेश्चन। इनहिबिन मेनली नेगेटिव फीडबैक किसको देता है? एफएसएच। एनसीईआरटी में मेनली ओनली ऐसे वर्ड तो आते ही नहीं है, एनसीईआरटी मोटा मोटा पढ़ाती है, इनहिबिन बस ये करता है, और इनहिबिन के बारे में कुछ दे भी नहीं रखा एनसीईआरटी ने फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। नीट 2016 का क्वेश्चन है, कई बच्चे गलत करके आए थे, मुझे याद है टॉपर बेच था ये, उसमें से कई बच्चे बोले कि सर हमारा, कुछ बच्चे गलत आंसर, अब वो ये वही बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं ढंग से। मैं बोल रहा हूं इनिबिन जब ऊपर वाले एरो से देखोगे तो एलएचएफएसएच भी थोड़े थोड़े कम होंगे, लेकिन चूंकि इस वाले एरो से जिस साइड का लगा है वो उसी को रोकेगा, मैं पहले बता देता हूं, तो होने में जीएनआरएच भी कम होगा, एलएच भी कम होगा, लेकिन ओवरऑल मेनली एफएसएच कम हुआ, और एफएसएच ही कम करवाना है अपने को। अब सुनो, जैसे इनिबिन जाएगा एफएसएच को कम करेगा, एफएसएच कम होगा तो बात करें सर्टोलिबल लोड कम होगा, सर्टोलिबल लोड कम होगा तो वो एबीपी अपना आप ही कम बनाएगी, एबीपी कम बनाएगी तो टेस्टोस्टेरोन अंदर कम कंसंट्रेट होगा, वापस बाहर चला जाएगा, टेस्टोस्टेरोन कम कंसंट्रेट होगा तो जो स्पर्मेटोजोन से ज्यादा 10 की पावर 13 क्रॉस करने वाला था वापस डाउन आ जाएगा। अरे बोलो, सर्टोली वापस खुश होगी, बोले यार ये मैंने बढ़िया काम किया। जबरदस्ती के बात करें जो है जोरों से ज्यादा स्पर्म आ रहे थे, ठीक हुआ, अब नॉर्मल आ रहे। अब सुनो 10 की पावर 13 हायर रेंज थी, इधर देखो बे स्पर्म काउंट नीचे आ गया, सर्टोली खुश होगी, बोले ये ठीक किया मैंने यार, इनिबिन बना गया, जोरों से ज्यादा ही बन रहे थे, कम कर दिया। अब पता है क्या हुआ? इनिबिन बनता ही जा रहा है वो इनिबिन बनाना भूल गई, मतलब इनिबिन बनता ही जा रहा है। हाइपोथैलेमस और एंट्री पिट्यूटरी की एफएसएच बनाने वाली सेल्स को लगातार बात करें जो है वो मिल रहा है नेगेटिव फीडबैक, और मेनली एफएसएच कम हो रहा है, एफएसएच कम होने से सर्टोली को स्टिमुलेशन मिल नहीं रहा, एपीपी कम जा रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो रहा है, वो सर्टोली खुश हो रही है, लेकिन खुश होती 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 वो स्पर्म काउंट घटता 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 10 की पावर 12 से भी डाउन जाने लगा। इतने में सर्टोली सेल ने देखा कि यार स्पर्म तो आ ही नहीं रहे, वो कहां चले गए, और एकदम से वो जो सर्टोली सेल है गिल्टी कॉन्शियस हो जाती है। क्या हो जाती है? उसको याद आता है कि यार या अल्लाह ये मैंने क्या कर डाला, इन नन्हे मुन्ने स्पर्म को मैं नरिशमेंट नहीं देंगी तो और कौन देगी। अरे बोलो, वो गिल्टी कॉन्शियस हो जाती है, और वो बात करें जो गिल्टी कॉन्शियस होकर फटाफट इनिबिन को मना करती है, बोले इनिबिन बंद हो गए। जैसे ही इनिबिन बंद होगा, इनिबिन गिल्टी कॉन्शियस होगी क्योंकि स्पर्म तो जरूरत से ज्यादा कम हो गए। अरे बोलो, गिल्टी कॉन्शियस हो जाएगी, इनिबिन बनाना बंद कर देगी। एक बात बताओ, इनिबिन बन बना तो रेड वाले पार्ट को भूल जाओ, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच वापस बढ़ा देगा, एफएसएच वापस बढ़ेगा, इस सर्टोली सेल को स्टिमुलेशन ज्यादा मिलेगा, एबीपी ज्यादा बनाना पड़ेगा, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा कंसंट्रेट होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस वापस बढ़ जाएगा, और 10 की पावर 12 से जो डाउन जा रहे थे धीरे 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 वापस आ गए, सर्टोली सेल फिर खुश होगी, ये मैंने ठीक किया, इनिबिन बनाना बंद कर दिया। मजे आगे, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन बढ़ता बढ़ता खुशी ज्यादा देर नहीं टिकेगी, वो 13 को क्रॉस करने लगेगी और फिर से सर्टोली सेल परेशान हो जाएगी, जल्ला जाएगी, और जल्ला कर प्रोसीजर को इनहिबिट कराना चाहेगी, फिर बना देगी इनिबिन। क्या बना देगी? और इनिबिन बनाते स्पर्म काउंट डाउन आ जाएगा, बात करें, और डाउन आता 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 बात करें जोरों ज्यादा डाउन हो जाएंगे, फिर से गिल्टी कॉन्शियस हो जाएगी। सुनो, जिंदगी भर यही चलेगा। क्यों? आपका बीपी भी तो जिंदगी भर 120/80 है, आपका आरबीसी काउंट भी तो बात करें थ्रू आउट लाइफ मेंटेन है, आपका डब्ल्यूबीसी काउंट भी तो मेंटेन है, आपका विटामिन डी भी तो मेंटेन है, आपका यूरिया भी तो मेंटेन है, आपका विटामिन बात करें B12 भी तो मेंटेन है, तो फिर आपका स्पर्म काउंट भी तो मेंटेन होगा। नहीं समझ में आया? नहीं 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 आया, नहीं आया, नहीं 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 आया, नहीं आया, नहीं आया ना समझ में? जिसको नहीं आया अब वो डॉक्टर बनने लायक तो नहीं है। बस दोस्तों उधर देखो, मैं 40 मिनट से एक ही टॉपिक समझा रहा हूँ, मुझे अच्छे से याद है मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं अचीवर 10th फेज को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि लीडर है या फिर एंथ्यूज है जिसमें 12 का टॉपिक पहली बार पढ़ाया जा रहा है। मतलब बाहर जाते तुम, हाय हम लोग X10X अचीवर के बच्चे हैं, आता कितना है? कुछ भी नहीं, बस एटीट्यूड है अलग सा, बातचीत करा लो बस तुमको, हाँ आवाजें निकला लो, क्राइडूचे सिंड्रोम वाली आवाजें निकालते हो कुत्ते बिल्लियों जैसी। वो 5th क्रोमोसोम की टर्मिनल का डिलीशन होता है तो क्राइडू चेट होता है, और उसकी यदि लॉन्ग आर्म डिलीट हो जाए तो क्राइडू डॉग होता है। बताओ तुम लोगों को नहीं होता है, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, इधर देखो 5th क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म का टर्मिनेशन 5p-, इधर देखो बात करें, इधर देखो, इधर देखो। अरे मेरे को पूरी जूलॉजी आती है दोस्तों, इधर देख लो तुम लोग, फायदा तुम्हें को मिलेगा, आधी पढ़ाऊंगा या पूरी पढ़ाऊं, जितना पढ़ाऊंगा सॉलिड पढ़ेंगे। अब एक बात बताओ, क्या एफएसएच का लेवल बढ़ा तो स्पर्म काउंट का लेवल भी बढ़ा?
एफएसएच का लेवल घटा तो स्पर्म काउंट भी घटा। हाँ, तो एफएसएच ही तो स्पर्म काउंट को कंट्रोल कर रहा है ना, तो गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर हुआ नहीं हुआ। ये क्वेश्चन भी आपके एपीएमटी में आ चुका है कि एफएसएच गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर होता है, यानी गेमेट बनने की स्पीड को कंट्रोल करता है। एफएसएच ज्यादा स्पर्म ज्यादा, एफएसएच कम स्पर्म का, इसीलिए तो सर्टोलिसिलिनिबिन वो भेजकर मेनली एफएसएच को कम करवाती है। एक ही बार में एपीएमटी के 3 क्वेश्चन सोल्व हो गए, लेकिन 3 क्वेश्चन सोल्व करने में 40 मिनट लगे। अरे बोलो, लेकिन अब दोबारा आ जाएगा, रो नहीं आएगा। और सुनो, एनसीईआरटी में कुछ नहीं दे रखा, और एक क्वेश्चन एआईपीएमटी के ही है। अब मॉड्यूल देखना, 16 का क्वेश्चन है। इधर देखो, अरे इधर देखो, इधर देखो, नहीं समझ में आ रहा, बीच बीच में बातचीत मत क्या करो। देखो तुम बातचीत करो तो पता भी नहीं लगेगा, सिलेबस खत्म करा दूंगा मैं इमोशनली ब्लैकमेल कर करके, है ना। वो अलग तरीका होता है टीचर का बेवकूफ बनाने का, पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तुम लोग समझते हो, फील द डिफरेंस। अरे बोलो, इधर देखो क्या होता है भाइयों की जो सर्टोली है, यदि प्रोसीजर को रोकना है तो इनहिबिन भेजेगी, इनहिबिन, इनहिबिट करने के लिए। बोले जा यार, मना कर, मैं नहीं दे रही नरिशमेंट, जरूरत ज्यादा हो रहे हैं, कम हो गया, गिल्टी कॉन्शियस होकर बंद कर देगी। एफएसएच ज्यादा स्पर्म ज्यादा, एफएसएच कम स्पर्म कम, अरे तो गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर हुआ ना, यानी गेमेट बनने की स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। दैट्स ऑल, गेमेटोकाइनेटिक फैक्टर। क्लियर भाई, मजे आगे बात करें। बस यही नेगेटिव फीडबैक है। मैं लिख देता हूँ, रेड कलर वाला जो पार्ट है, यही नेगेटिव फीडबैक है। क्या है ये? यही नेगेटिव फीडबैक है। मैं कुछ टाइम मुंबई रह लिया, इस वजह से मेरी लैंग्वेज अच्छी हो गई। इधर देखो, बात करें, पढ़ लो पहले। नहीं मतलब वहां ऐसा, आप लोकल ट्रेन में भी ट्रेवल कर रहे हो तो कुछ ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, ए भाऊ। हाँ होता है, वहां था ना, मैं मतलब बेलापुर सीबीडी रहता था, तो वहां से हम लोग गोवंडी आते थे, तो वो मैं वहाँ एज ए साइंटिस्ट काम करता था पहले, तो हाँ, तो मैं ये जो अभी आप लोगों ने ये एंटीबॉडी वगैरह ये पढ़ा ना, एंटीजन एंटीबॉडी, तो एंटीडोट बनाने का काम था हम लोगों का, मतलब वही वाला पार्ट था। तो इसमें हम लोग वो बीबीआर से कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी प्री क्लिनिकल रिसर्च की कंपनी, क्लिनिकल रिसर्च की, तो वहाँ पर हम लोग एज ए साइंटिस्ट काम करते थे। बाद में फिर मैंने फील्ड ही चेंज कर दिया, कोटा गाता, घर वालों के प्रेशर में टीचर बन गया। इधर देखो, बात करें, पढ़ो, ये उधर की नॉलेज काम आती थी सारी। इधर देखो, टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना, अच्छा सुनो, वो वाला पार्ट तो समझ में आ गया ना भाई? अब तो आ गया होगा यार। आपको ये मत बोलना सर कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना। फिर तुम पटवारी की तैयारी करो। थर्ड ग्रेड मास्टर की। इधर देखो दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन, अच्छा टेस्टोस्टेरोन खुद भी नेगेटिव फीडबैक देता है, खुद अपना नेगेटिव फीडबैक खुद ही दे लेता है। स्पर्म काउंट कंट्रोल करने के लिए तो कितना सारा बात करें, एफएसएच, सर्टोली, एबीपी टेस्ट, पता नहीं कितने सारे हार्मोन है, तब जाके कंट्रोल होता है। लेकिन सुनो, स्पर्म काउंट कंट्रोल कराने में मेन रोल आपके एफएसएच का, इसलिए गेमेटोकाइनेटिक, यानी गेमेट बनने की स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन हेल्प कर रही है सर्टोली, क्योंकि सर्टोली एबीपी नहीं बनाएगी तो टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेट नहीं होगा। अरे बोलो, एआईपीएमटी का एक और क्वेश्चन सुनो, स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल कौन करता है? एफएसएच। अरे बोलो ना, एफएसएच तो कर रहा है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि एफएसएच ज्यादा आ गया, सर्टोली को स्टिमुलेशन मिल गया, एबीपी बन गया, पर टेस्टोस्टेरोन है ही नहीं, कंसंट्रेट किसको करेगी? क्योंकि जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेट होगा उतना ज्यादा। तो एग्जामिनर पूछे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन, आंसर क्या लगाओगे? लेकिन एग्जामिनर पूछे कि स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल कौन कर रहा है? एफएसएच। समझ में आया? और इनहिबिन मेनली नेगेटिव फीडबैक भी किसको दे रहा है? एफएसएच, क्योंकि एलएसए को मतलब ही नहीं है। हाँ, ये तीनों एपीएमटी क्वेश्चन है। अगला सुनो, ये टेस्टोस्टेरोन खुद को भी नेगेटिव फीडबैक खुद ही दिलवा लेता है। कैसे? ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा, पता लगा हाइपोथैलेमस के पास और पिट्यूटरी के पास बहुत सारा चला गया। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी बातें करे, और टेस्टोस्टेरोन तू तो जरूरत से ज्यादा हो गया बे। बोले हाँ, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी इसको कम करने के लिए खुद अपने जीएनआरएच को कम करेंगे, और पिट्यूटरी अपने एलएच बनाने वाली सेल्स को बात करें सप्रेस कर देगी, तो ओवरऑल लेडिंग को स्टिमुलेशन कम मिलेगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब पता लगा डाउन होते 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 जरूरत से ज्यादा डाउन होने लगा। इतने में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी आपस में बातें करें, बोले यार आजकल टेस्टोस्टेरोन दिख नहीं रहा बॉडी में, कहाँ गया? बोले आपने तो कम किया था। बोले बढ़ाओ बढ़ाओ, ज्यादा डिप्रेशन में, ज्यादा कम हो गया, डिप्रेशन में चला जाएगा। फटाफट से बात करें, वो हाइपोथैलेमस जीएनआरएच बढ़ा देगा और एलएच वापस बढ़ेगा, लेडिंग को ज्यादा स्टिमुलेशन मिलेगा, टेस्टोस्टेरोन वापस बढ़ जाएगा। फिर से बात करें, दोनों खुश हो जाएंगे। फिर जरूरत से ज्यादा हो गया, फिर कम कर देंगे, फिर जरूरत ज्यादा कम होगा, फिर ज्यादा बढ़ेगा। अरे बस यही होता है यार, और क्या होता है? बोलो। तो याद रखना, ये भी आपका नेगेटिव फीडबैक है। कोई डाउट है किसी को?
ये लिखने में छोटा सा है, 40-45 मिनट खा गया आपने, लेकिन समझ में आ गया। अब तुम नहीं भूलोगे, फीमेल में भी काम आएगा ऐसे। शैम्पू। सुनो, गेमेटो काइनेटिक फैक्टर तो मुझे पता, आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे काम करता है। कब गेमेटो रिलीजिंग फैक्टर जो है ना, वो फीमेल में ढंग से समझ में आएगा। तो सो वेट टिल डेट, बैठ जाओ और अपने आदतें सुधार लो। मैं पढ़ाता अच्छा हूँ, क्लास में पटक के बात करे, ध्यान धू भी शानदार करता हूँ बात करें। अब ये मत सोचना कि सर आप पहले से दुबले पतले हो गए तो मतलब क्या बॉडी वॉडी खत्म हो गया। कि पहले कभी रहा करती थी, 17 इंच के डोले थे जब 2014-15 में। पीछे वालों तुम पढ़े थे ना, याद करो। तो सिंगल सीट बुलेट से ऐसे करके आता था, बात करें ऐसे डोले होते थे, बात करें 18-18 इंच के डोले थे उसमें, भयंकर एक्सरसाइज करता था मैं। हाँ, बल्कि बॉडी थी तगड़ी वाली, सलमान खान जैसी। सलमान खान तो टाबर लगता है, उसकी हाइट भी छोटी सी है। वो तो वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है वैसे भी। अब बीच में मेरे को क्या कोरोना वोरोना हो गया था बहुत सारा। हाँ, अच्छा, चलो ये बना लो पहले दूसरों। तो तुम्हें से कोई नहीं पढ़ा मेरे से 2011-12 में? 10 में था? 10 में तो मैं आया ही नहीं था। 10 में तो खुद मुंबई था मैं, तो वही था तू। अच्छा, ये मेरे से सीनियर था। अच्छा, हम जो रिसर्च कर रहे थे वो तुम ही थे, तुम लोग। अच्छा, मैंने वहां जो रिसर्च किया था वो हम लोग एड्स पे कर रहे थे एक्चुअली। उसमें CD4 काउंट चेक करते थे। CD4 बोले तो टी हेल्पर। उसमें पेशेंट को मेडिसिन देते थे और उनका वो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इनहिबिटर, हार्ट वाला जो हाईली इफेक्टिव एंटीवायरल थेरेपी वाला, तो वो रोक दिया था। और हमने एक ऑस्ट्रेलिया से मेडिसिन आई थी, उनको देते थे। तो उनको पहले स्क्रीन करते थे, पहले अखबार में न्यूज डालते थे कि जो जो एड्स के पेशेंट है वो आ जाओ, हम उनको पैसा देंगे। 1 महीने का उनको 30,000, 40,000, 50,000 रुपये मिलता था। वहीं रखते थे, पूरे टाइम उनकी स्क्रीनिंग करते थे, प्रॉपर डाइट ध्यान रखना, पूरी हाइजीन का ध्यान रखना। फिर उनका ब्लड निकालते थे, सीरम निकालते थे, उसके अंदर कंसंट्रेशन चेक करते थे। तो एंटीबॉडी, एंटीजन, सीरम, ये सब चीजें तुमने जो सुनी ना, मैंने खूब प्रैक्टिकली करके साउदर्न टोर, वेस्टर्न ब्लॉट, लेजर टेस्ट, ये हम लोग पेशेंटों का करते थे। और उनका CD4 काउंट देखते थे कि कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। और फिर फाइनली बायो उनकी जो होती स्टेटिक्स निकालते थे कि इतने पेशेंट है, इतना इनका यह है, इतना मेल फीमेल दोनों को 50-50 कंसंट्रेशन में रखते थे कि दोनों में क्या क्या डेविएशन आ रहा है। तो फाइनली फिर स्टेटिक्स की वैल्यू निकालते थे कि ये इतनी इतनी वैल्यू आ रही है। और ड्रग जो थी फाइनली वो फेल हो गई, क्योंकि CD4 काउंट पे कोई इफेक्ट नहीं आया था। तो ड्रग को फिर हम नई बात करें, वहां से डेटा भेज दिया, क्योंकि इंडिया में पेशेंट सबसे सस्ते सुंदर मिल जाते हैं। क्योंकि इंडिया में पेशेंटों को पैसा दे दो, खुद एनिमल बनने को तैयार है। फॉरेन में, यूरोप में आप किसी को बोलो कि भाई आपके ऊपर हम कैंसर की ड्रग रिसर्च करेंगे, आप 1 महीने के लिए हमारे आ जाओ, उस हिसाब से आप मना कर देगा, बोले नहीं। आप इंडिया में किसी आदमी को बोले भाई तेरे को 25,000 रुपये देंगे 1 महीने का, बस तेरे पे ना एक पैरासीटामोल की गोली चेक करेंगे, बोले चलो खानदान को भी ले आता हूँ साथ में। अरे बोलो। तो इंडिया में एक हब बना हुआ है क्लिनिकल रिसर्च का। और देखा जाए तो ये अच्छी बात भी, पर बुरी बात है कि वो हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। सीधी सी बात है, यूरोपियन, अमेरिकन, वेस्टर्न कंट्रीज जो होती है, ये हमारी गरीबी का मजाक। और वो मेडिसिन हमें याद है ऑस्ट्रेलिया से आई थी, कोई किसी वो थी। तो उसका तो खैर डिस्क्लोज करते नहीं ऊपर मैनेजमेंट की तरफ से। बाकी केमिकल हमें दिया गया था ऐसे ऐसे करके, उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट, सारा पैरामीटर्स की, BP, शुगर लेवल, एक एक पैरामीटर बॉडी का पूरा चेक करना पड़ता था। फिर फाइनल रिपोर्ट बनानी पड़ती थी कि ऐसे ऐसे इतना इतना बात करें, ये 22 की अवेलेबिलिटी इतनी है, प्रोटीन बाइंडिंग इतनी है, यूरिन से, लंग से, किस में कितना परसेंटेज कहाँ कहाँ जा रहा है। तो वो सारी चीजें चेक, फिर इफेक्ट चेक करते थे। अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं करी। और यदि फॉर्चुनेटली वो काम होती, तब तक तो एड्स का ट्रीटमेंट आ चुका होता ना फिर।
नहीं, फिर हमारा फाइनली उसमें नाम आता है कि इसकी क्लिनिकल रिसर्च में इंडियन साइंटिस्टों ने काम किया था। बारहवीं पास। इधर देखो, बना लिया फटा तुम लोगों ने? बराबर है अपन। चलो लिख लिया तुम लोगों ने। अच्छा, ऑनलाइन वालों, तुमको समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? अरे हाँ ना तो बोलो। चलो, ऑनलाइन वाले वीडियो ऑन करके सो गए अभी। आईपीएल चालू हो गया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तो ओपनिंग सेरेमनी होगी। काहे का थैंक यू भाई, पैसा मिलता है मुझे, टेंशन ना लो। नहीं हुआ टाइम, अभी 10 मिनट बचे हुए हैं। नहीं हुआ रे बाबा। अच्छा, इसमें वो जो नोट्स लिखे हुए हैं उसमें 2 लाइन तो लिखी हुई है। देखो, उसने 2 चीजें तो लिख रखी है ऊपर ही ऊपर। अगले पेज पे नीचे कहीं तो लिख रखा होगा कि एफएसएच कंट्रोल। डायरेक्टली क्या होता है? डायरेक्टली वर्ड हटाओ उसमें। एफएसएच कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस, बस इतना वर्ड आना चाहिए। एफएसएच कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस एंड टेस्टोस्टेरोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टोस्टेरोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसे कर लो उसने, ये मन मर्जी की लैंग्वेज बना लेते हैं। मैं लिखवाता कुछ और हूँ, लिखते तुम कुछ और हो। ये प्रूव हो रहा है इससे, है ना? एफएसएच कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस एक स्टेटमेंट हो गया। अगला स्टेटमेंट, टेस्टोस्टेरोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर एक और लिखो, inhibin gives male inhibin gives negative feedback inhibin gives negative feedback mainly to inhibin. Oh sorry, FSH. Inhibin gives negative feedback mainly to FSH. ये भाइयों मेल रिप्रोडक्टिव फिनिश हो गया। ये लास्ट वाला जो पार्ट था ये आगे पूरे चैप्टर में काम आएगा। अब आ जाते हैं हम लोग फीमेल में। हेडिंग डालो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम इसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे, ओवरीज। और ओवरीज की पहले पोजीशन पढ़ेंगे। आपस में लड़ो मत, इधर देखो। तो तुम मेरी क्लास में लड़ते हो कि सभी क्लास में लड़ते हो? सबकी में। अच्छा, है ना? इधर देखो, पीछे अंडर आर्मर, इधर देखो भाई। हाँ, अच्छा, मैंने अंडर आर्मर नहीं पहन रखा है। चलो, तो होता क्या है देखो। फर्स्टली हम लोग फीमेल में उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे, ओवरी। समझना, देखो इधर देखो, अरे बातचीत ना रहे। पता है क्या होता है? फीमेल फीमेल में एब्डोमन, एब्डोमन का लोअर मोस्ट पार्ट जो स्किन है उसके जस्ट नीचे, बिनेथ द स्किन, जस्ट बिनेथ द स्किन, तो सुपरफिशियल जो ऑर्गन होता है वो होता है ब्लैडर। कौन होता है? यूरिनरी ब्लैडर। और फिर उसके पीछे की तरफ आ जाता है यूट्रस। कौन आ जाता है? और यूट्रस की लेटरल सरफेस पर एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब और नीचे की तरफ ओवरी। अब एक बात बताओ, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी, इनके पीछे की तरफ इंटेस्टाइन आएगी। कौन आएगी? अब इंटेस्टाइन तो उनको सपोर्ट देने से रही, क्योंकि यूट्रस एक मेजर ऑर्गन है, ओवरी भी ठीक ठाक ऑर्गन है, फैलोपियन ट्यूब भी बड़ा ऑर्गन है। भाई मेल में तो क्या होता था कि फेलो ब्लैडर के पीछे बस छोटे छोटे से एम्पुला और सेमाइनल वेसिकल थी, वो उसी से चिपके रहते हैं, कहाँ जाएंगे? अरे बोलो। लेकिन फीमेल में यूट्रस इतना सा, ये बड़ा होता हो तो इतना बड़ा हो जाएगा एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। अरे बोलो। तो इसका मतलब पीछे से कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। तो फीमेल में क्या होता है, पेरिटोनियल वाले पार्ट से ही एक मोटा चद्दर नुमा शीट लाइक एक डबल फोल्ड वाला एक लिगामेंट बनता है, जिसको एनसीईआरटी बोलती है पेरिटोनियल लिगामेंट। ये देना, कॉपी देना। इसे समझाता हूं क्या होता है, देखो मैं बताता हूं, इधर देखो। ऐसे एक मोटा सा चद्दर बनता है, शीट बनती है, एक शीट बनती है, चद्दर बनता है। फिर उसके भी डबल फोल्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और ये फीमेल का जो पेल्विक एरिया होता है, लोअर मोस्ट एब्डोमेन, वहां पर इससे सपोर्टेड होता है, ये यूं ऑब्लिक पैटर्न में, मतलब इस तरह से। और इसी पर यूट्रस सपोर्टेड होता है, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी और ओवरी। समझ में आ रहा है? ये इन ऑर्गन्स को पीछे से सपोर्ट देता है। जैसे मैं यूट्रस हूं, अब पीछे की तरफ बात करें, इंटेस्टाइन आएगी तो बीच में कुछ तो चाहिए आपको। तो ये जो बोर्ड है, ये मान लो पेरिटोनियल लिगामेंट, ये वाला। अरे बोलो।
और इसके कितने फोल्ड है? डबल फोल्ड। तो ये वाली सरफेस तो एंटीरियर, क्या है ये, और ये वाली पोस्टीरियर। अब एक बात बताओ, ऑब्वियसली बात है, चलो यूट्रस तो मेजर ऑर्गन है, ओवरी थोड़ा छोटा ऑर्गन है, दोनों लेटरल सरफेस पर ओवरी होगी। तो ओवरी इस एंटीरियर सरफेस में हल्का सा डिप्रेशन होता है, क्या होता है, हल्का सा पिट होता है, फोसा होता है, जिसको ओवेरियन पिट, ओवेरियन फोसा बोलते हैं। उसमें ओवरी फिट हो जाती है, ओवरी फिट हो जाती है, तो थोड़ी सी हल्की सी डेप्थ में फिट होगी, सुपरफिशियल थोड़ा ना होगी, ऐसा तो ना, अरे बोलो, तो हल्की सी डेप्थ में फिट होगी। अब एक बात बताओ, ये जो ओवरी है, सपोज कि इमेजिन करो कि यहाँ पर एक ओवरी रखी हुई है, हल्का सा इसमें डिप्रेशन होगा एंटीरियर सरफेस पे, कौन सी सरफेस पे, एंटीरियर सरफेस पर, क्योंकि पिट पोस्टीरियर तक नहीं पहुंचेगा, अरे बोलो, तो एंटीरियर सरफेस पर पिट होगा जिसमें ओवरी फिट होगी। तो जल्दी से बताओ, इस ओवरी में आर्टरी, वेन, नर्व जो भी आएगी जाएगी, वो कहां से आएगी, आगे से कि पीछे से? अरे पीछे से आएगी ना भाइयों, क्योंकि एरोटा, इंफीरियर वेना कावा सब कुछ पीछे, अरे बोलो भाई, आगे तो अब तो सिर्फ यूरिनरी ब्लडर और स्किन आ गई, अब कहां से आगे से आर्टरी वेन लाओगे, तो पीछे से आएगी। तो पीछे से क्या होता है, इसमें एक होल होता है, दोनों बात करें एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस को पियर्स करता हुआ एक होल होता है, और होल में एक स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर बात करें आती है, जिसको बोलते हैं मीजोवरियम, क्या बोलते हैं, और उसी मीजोवरियम के अंदर आर्टरी, वेन और सारा का सारा पार्ट आएगा जाएगा, बोलो, तो वो पीछे की सरफेस से आता है। अब मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ ओवरी का, चाहे तो अपन इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बनाए रहे, क्योंकि एग्जाम में नहीं आता वाला इतना डिटेल से पार्ट। तो ओवरी जो होती है बात करें, वो ऐसे सपोर्टेड होती है, और पीछे की तरफ से मीजोवेरियम आता है, कौन आता है भाइयों, उसमें से आर्टरी, वेन और वगैरह सारे पार्ट आएंगे जाएंगे, मतलब इनकमिंग आउटगोइंग, अरे बोलो। तो डायग्राम जो बना रहा हूँ उसमें, ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आप लोग जो जाओगे, बीडी चौरसिया बुक पढ़ोगे एनाटॉमी की, तो उसका डायग्राम है, उन्होंने क्या कर रखा है, एंटीरियर सरफेस को हटा के ऊपर बता रखा है कि एंटीरियर सरफेस हटा दिया और डायरेक्ट मीजोवेरियम को दिखा रखा है, मीजोवेरियम दिख जाएगा आपको जब एंटीरियर सरफेस हटा दोगे तो, अरे बोलो। लेकिन फिर पिट को भी दिखा रखा है, हटा दिया तो फिर पिट कैसे नजर आ गया, अरे बोलो। तो डायग्राम बड़ा कंफ्यूजनिंग है, अरे प्रैक्टिकली समझ में आ गया ना, दैट्स ऑल, खत्म, छोटा सा। और डायग्राम आता नहीं, क्योंकि मेनली तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर आती है ओवरी की, जो एनसीईआरटी में दे रखी है। तो होता कैसे है मैं बताऊं, ये फॉर एग्जांपल ये है ओवरी, क्या है ये स्टोक लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे इसको, और बोलो, इसी को बोलेंगे मीजोवेरियम, क्या बोलेंगे, ये कहां से आ रहा है, एंटीरियर सरफेस से कि पोस्टीरियर, पोस्टीरियर के भी पीछे की तरफ से आ रहा है। तो यू मानो ये वाली सरफेस है पोस्टीरियर, क्या है ये पोस्टीरियर सरफेस है, और एंटीरियर को उन्होंने बता नहीं रखा, लेकिन हाँ एंटीरियर को डैश डैश करके बता रखा, जहां जहां डैश डैश है वो एंटीरियर सरफेस है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ओवेरियन पिट, क्या बोलेंगे, या ओवेरियन फोसा इसको बोलेंगे। और इसी ओवेरियन पिट या फोसा में ओवरी फिट है, और एंटीरियर को आगे ऊपर की तरफ बता दिया, मतलब इधर देखो ये डबल फोल्ड था, एंटीरियर फोल्ड को हटाया और ऊपर बता दिया कि हाँ भाई एंटीरियर है, लेकिन हम शो नहीं कर रहे, अरे बोलो। तो ये वाला जो है, ये डैश डैश करके जो बताया है, ये है एंटीरियर सरफेस, कौन सी है ये, और दोनों को मिला के हम लोग बोलेंगे ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस या पेरिटोनियम, एनसीईआरटी पेरिटोनियम लिगामेंट बोलती है, अरे बोलो, बस इतना सा। अब एक बात बताओ, जो भी आर्टरी, वेन, नर्व जो भी आएगी, वो आर्टरी, वेन, नर्व वो इसी पार्ट से तो आएगी जाएगी, बोलो ना, बस इतना सा होता है, दैट्स ऑल। ये बना हुआ है, बना लो दोबारा, ठीक है, फिर बाकी का सी यू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है, चलिए।